हेलो एवरीवन। मोदी साहब उसके लिए व्हाट्सएप कर देना। अभिषेक सक्सेना वो तो होना ही था। क्वेश्चंस अच्छे हैं भाई। कोई अगर स्टूडेंट ऐसा है जिसने मैट्रिक्स अरेंजमेंट के क्लासेस नहीं करे हुए तो बेटा आज का क्लास कंटिन्यू करने का फायदा नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा। किसी ने भी अगर मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स के जितने क्लासेस हुए हैं वो कंप्लीट नहीं किए हुए तो आज का क्लास लीव कर दो। शुभम श्रीवास्तव, बेटा इसके लिए गूगल कर लेना, गूगल बताएगा। तो प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा पवन, नहीं होगा, आराम से मैनेज हो जाएगा। एडवांस असाइनमेंट ठीक है। अतुल्य जय हिंद बोल देते हैं भाई। अब नींद आ जाएगी। हर्ष निपटाते रहो भाई। उसके बाद में कोई दिक्कत रहता है, यस उत्सव यस, उसके बाद में भी कोई दिक्कत रहता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। हर्षवर्धन, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स नहीं पढ़ा हुआ या सिटिंग अरेंजमेंट्स कुछ हुआ ही नहीं हुआ तो बेटा लीव कर देना क्लास, कोई पॉइंट नहीं है ऐसी अननेसेसरी आप क्लास का पार्ट रहो और परेशानी हो सबको, फायदा नहीं है। ठीक है। बढ़िया आर्यन, आप बताओ। आयुषी आपके डैशबोर्ड पे ही है सब कुछ। आयुष रंजन नहीं, कोई नहीं रोहिल, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अमृतसर में टैंक है क्या? ये क्या लिखा है? एडवांस टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है। बस 1 मिनट और बचा है फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अरुणा बेटा अभी थोड़ा टाइम है उसमें। अच्छा है सर्वेश, काफी अच्छा है। रोशनी चांस कम है, बाकी ट्राई कर लेना। अमृतसर में ठंड है क्या? कौन से जमाने की ठंड ढूंढ रहे हो? चारू दत्ता, चलो स्टार्टिंग में ही कोई तो आया। माई कमेंट इज विजिबल टू यू वाला। थैंक यू बेटा, बहुत दिनों से मिस कर रहा था, ये वाला कमेंट किसी ने दिया नहीं था, तो धन्यवाद मुझे बता देने के लिए कि ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं अभी भी। ठीक है। शौर्य शर्मा अभी टाइम है, बता दिया जाएगा, अभी टाइम है। ठीक। आयुष कुमार बेटा एसी नाम की चीज सुने हो? कह रहा शर्ट क्यों पहना, इतनी गर्मी है। तुम तो बेटा अंडरगारमेंट्स में मुझे लग रहा है मेरी क्लास दिलवाओगे। हैं? इतना इतना सपने ना देख बेटा, एसी लगा रहता है ना घरों में, तो उसका भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। चलो सिलेक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक पे आते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और नॉर्मल सा टॉपिक है, मतलब एकदम ही नॉर्मल सा टॉपिक है। ठीक है। प्रियांशु सैनी, ठीक है जी। काशी का भी कोई नहीं, कर कंप्लीट करो जो छुट्टी है भाई, कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अब और क्या तरीका है बताओ, कोई शॉर्टकट थोड़ी है। ये माई कमेंट एक आंसर, विश्वजीत पांडा, ठीक है। आपकी वॉइस लो आ रही है, अभी स्टार्ट नहीं ना किया मैंने, अभी आग उगलूंगा थोड़ी देर में, अभी आएंगे बच्चे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आग उगलूंगा तब एकदम से आवाज आएगा तेज तेज। अभी तो नॉर्मल आवाज में बोल रहा हूँ, तो नॉर्मल आ रहा है। मिहिर कोई नहीं भाई, का टेंशन लेता है, चलने दे गेम उसको, चलने दे, टेस्ट अपने कंप्लीट करते जा, टेंशन ना ले। ठीक है। चलो जी। तनिष्क कोहली बेटा अभी स्टार्ट करेंगे तो पढ़ेंगे मैसेज, अभी कहाँ ही पढ़ेंगे, हैं अभी कुछ होगा नहीं। सक्षम अरोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा भाई, कंप्लीट करना पड़ेगा, अलग से व्हाट्सएप कर देना, बता दूंगा कैसे करना है। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक के बारे में, जो कि एक टाइम पे कैट का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहा है, क्वेश्चंस बहुत सारे बनाता रहा है कैट इसके ऊपर। अभी रिसेंट ईयर्स में सूखा पड़ा है, क्वेश्चंस इसमें बन नहीं रहे, बट किसी भी डे पे क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं, और जिस तरह के क्वेश्चंस कैट में आते हैं
वैसे क्वेश्चन सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से बनाना काफी इजी है एग्जामिनर के लिए, तो हाई चांसेस रहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में पूछे जाएं। और मॉक्स में तो आपको हर तीसरे से चौथे मॉक में इनके क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो हमें सिलेक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए। अब सिलेक्शंस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इन दोनों का पहले डिफरेंस समझते हैं। सिलेक्शन का मतलब ये है कि भाई मुझे कुछ लोग दिए होंगे, मान लो मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोग, 10 नहीं छोटा वैल्यू लेते हैं, एग्जाम्पल समझाने के लिए इजी हो जाएगा। मान लो मेरे पास 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई। उन 5 लोगों में से मैं 2 लोगों को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, लेट इट बी वो ए बी सिलेक्ट हो जाए, लेट इट बी वो ए सी सिलेक्ट हो जाए, लेट इट बी वो ए डी सिलेक्ट हो जाए। देन कुछ कंडीशंस गिवन होंगी कि लेट अस सपोज दैट गिवन है कि ए एंड बी कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर, तो ये वाला कंडीशन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और कंडीशन होगा कि इफ ए इज सिलेक्टेड देन सी विल आल्सो बी सिलेक्टेड, तो अगर ए आएगा तो सी भी साथ में आ जाएगा। इस तरह की कंडीशंस होती हैं। तो आउट ऑफ एन नंबर ऑफ पर्सन मुझे एन माइनस समथिंग सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, ये मेरे पास सिलेक्शंस का कहानी है। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि नेम है डिस्ट्रीब्यूशन का। मान लो हमारे पास 5 लोग हैं, ये 5 लोग पांचों के पांचों सिलेक्ट होंगे, मुझे इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है मल्टीपल टीम्स में। मान लो मेरे पास है एक टीम 1 और मेरे पास में एक टीम है 2। तो टीम 1 और टीम 2 की बात करें, लेट अस सपोज दैट कुछ कंडीशन है कि टीम 1 में 3 लोग होंगे, तो ऑटोमेटिकली टीम 2 में मेरे पास में 2 लोग होने चाहिए, सो दैट 5 के 5 लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। सिलेक्शन में जितने लोग हैं उनमें से कुछ लोग सिलेक्ट होंगे, कुछ जो है वो सिलेक्शन का पार्ट नहीं होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में सारे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन सारे ऑलरेडी सिलेक्टेड लोगों को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट टीम्स में। बस इतना डिफरेंस है। सिलेक्शंस भी इंपॉर्टेंट है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिस्ट्रीब्यूशंस भी इंपॉर्टेंट है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया सिलेक्शंस और डिस्ट्रीब्यूशन का। एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया कि यार सिलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में मोटा मोटी डिफरेंस है। सिलेक्शन में हम लोग लोगों को सिलेक्ट करते हैं, पिक एंड चूज करते हैं, बस टेंडर है। इसमें तो एकदम ही समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है आपका अरेंज मैरिज, कि भैया जो आया सामने बस हाँ भाई हाँ भाई हाँ मिलाना है। ठीक, समझ में आ गया बेसिक डिफरेंस, अब तो एकदम से समझ में आ गया होगा। अब तो टेंशन ही नहीं है कि भाई आपका टिंडर है, लेफ्ट स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप। तुम तो लड़के हो, तुम तो नहीं करोगे नहीं लेफ्ट स्वाइप, तुम तो सब कुछ चलता है राइट करते हो। तो ये अपने पास में टिंडर है, सिलेक्शन चल रहा है। अगर अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अरेंज मैरिज टाइप का है यार, देखने गए मुंह दिखाई हुआ वही के वही, हाँ नक्की हो गया काम, चलो जी आज से हम आपको फाइनल करते हैं, तो वैसा वाला कहानी चलता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सारे ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनको बस डिस्ट्रीब्यूट करना है। टिंडर में हमें सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में तो फिर घूमो फिरो ऐश करो। ठीक है, आगे मूव करें। आगे मूव करें, कुछ पॉइंट समझेंगे, पहले थ्योरी को रिलेट करेंगे। अभी कुछ किया ही नहीं स्टार्ट अंजलि, अभी कुछ नहीं स्टार्ट किया, अभी बस ये नॉर्मल से पॉइंट पकड़े कि सिलेक्शन में हमें सिलेक्ट करना है, कुछ लोगों को चूज करना होगा आउट ऑफ मेनी ऑप्शंस। और डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना है, हमें जो आया है उसको बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना अलग अलग जगह पे। ठीक है बेटा, एक्स का वैल्यू हो सकता है 1, एक्स का वैल्यू हो सकता है 2। मतलब अगर मेरे पास 5 लोग आए तो 5 में से भी मैं 4 सिलेक्ट करूं या 3 सिलेक्ट करूं या 2 या 1, वैसा वाला टाइप का सिनेरियो है। ठीक है, अ, ठीक है, इसको समझाना नहीं है, जस्ट ये अंडरस्टूड है कि घूमो फिरो और ऐश करो क्या होता है। आपके केस में सिलेक्शन था या डिस्ट्रीब्यूशन? मेरे केस में बेटा दोनों चीजें एक साथ हो गई थी, फिर किसी दिन समझाएंगे इसको। ठीक है, अभी के लिए थ्योरी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट 1 आपके सामने है, एक बार इसको रीड करो और समझने का ट्राई करो कि क्या कहना चाह रहा है। 5 के 5 सिलेक्ट हो रहे होंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा होगा। ठीक है, शुभम अपना बढ़िया चल रहा है भाई, आप बताओ। पॉइंट 1 पढ़ो और समझो कि क्या कहना चाह रहा है, क्या दिक्कत है इस पॉइंट में। पढ़ो पढ़ो। ओ, बस कर प्रतीक भाई मेरे, बस कर बस कर। मैं हैंडसम हूँ? शुभम बढ़िया भाई, बेटा रिश्ता भिजवा दूं? कह रहा मैं हैंडसम हूँ। हाँ, कोई कुंवारी लड़की शुभम सिंगल के साथ सेटिंग करना चाहती हो तो बता दो भाई, वो हैंडसम है। बच्चों वाली बातें। ये ब्लॉक होगा पक्का, ये पक्का ब्लॉक होगा पहली फुर्सत में निकल। चलो जी, शुभम लोगों से सावधान रहो बेटा, ये लोग बहुत तेज हो गए हैं। ठीक है, चलो जी आते हैं आगे। पहला पॉइंट बहुत ही बेसिक है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि अपने पास में द टीम कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप 2। वी नो दैट देयर आर 2 ग्रुप्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द टीम इज 5। टोटल 5 लोग हैं,
डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है ये कि 5 लोग हैं, वो कह रहा है यार डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 2 ग्रुप्स के अंदर, एक ग्रुप को G1 लिख दिया ग्रुप 1, एक को ग्रुप 2 लिख दिया। वो कह रहा था टीम कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 स्टूडेंट्स फ्रॉम ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 से अगर मेरे पास में 3 लोग आ रहे हैं तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट देन द रेस्ट 2 स्टूडेंट्स मस्ट कम फ्रॉम ग्रुप 1। तो अगर 5 लोग हैं उनका ग्रुप्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो अगर 3 लोग यहाँ पर जा रहे होंगे तो बाकी जो 2 लोग बचेंगे वो ग्रुप 1 का ही पार्ट होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहीं और भाग जाए, वो बोले नहीं यार हम तो ग्रुप 1 में आएंगे नहीं, जो मर्जी हो जाए। नहीं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ पर्संस एक ग्रुप में जाएंगे तो बाकी बचे हुए पर्सन दूसरे ग्रुप में ही जाएंगे। बेसिक सा पॉइंट है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई ट्रबल हुआ हो सकता है। ठीक है, बेसिक सा पॉइंट है, आई होप सो क्लियर है जी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पकड़े, एक और पॉइंट देखते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बार बार बनते जाते हैं सिलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, उन पॉइंट्स को हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस में मूव कर जाएंगे। तो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बीच में आएगा। ग्रुप 2 मींस ग्रुप 1, वो सेम आपकी मर्जी है। जो प्रशांत आपने ग्रुप 2 को मान लो रख दिया आपने नाम उसका क्लास ए, ग्रुप 2 का नाम रख दिया आपने क्लास बी, तो क्लास ए से अगर 3 लोग होंगे तो क्लास बी से 2 लोग हो जाएंगे। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, 5 लोग हैं वो 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। पॉइंट 2 रीड करो, पॉइंट 2 रीड करो, ध्यान से रीड करो। यस यस निशांत, 5 ही लोग थे, उनके ही बारे में ही बात हुआ था। पॉइंट 2 रीड करो और हर एक पॉइंट को 1 2 3 उसके पार्ट्स को भी रीड करना अच्छे से। मयंक वो क्वेश्चन से पता चलेगा, अभी के लिए सिर्फ थ्योरी का लैंग्वेज समझो कि किस तरह से वो लैंग्वेज आपसे आपको पोर्ट्रे पोर्ट्रे कर रहा है। कह रहा है ए एंड बी कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। अगर मैं नॉर्मल देखो कॉमन, अगर मैं बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, ए एंड बी कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर, तो इसका मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, जानी दुश्मन है। कि भाई ए बोलेगा अगर बी आया भाई मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है, वो मैं उसके साथ में नहीं आऊंगा। बी कह रहा है मुझे ए की शक्ल पसंद नहीं है, मैं उसके साथ नहीं आऊंगा। धूम मूवी देखिए, धूम मूवी देखिए। वो जो जॉन इब्राहिम कहता है अली के लिए कहता है, वो एक उसका पार्टनर बोलता है यार मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद, मैं इसके साथ चोरी नहीं करूंगा। याद होगा ना वो सीन, याद होगा। फिर जॉन इब्राहिम क्या कहता है? कह रहा है शक्ल तो मुझे तेरी भी पसंद नहीं है, शक्ल तो मुझे तेरी भी पसंद नहीं है, हम लोग पार्टनर है, चोरी करेंगे और निकल जाएंगे। तो वही वाला सिनेरियो है भाई, अगर एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है ठीक है यार, एक साथ नहीं आना चाहते ठीक है। ठीक, ठीक है जी। तो अपने पास में अगर ए आ जाएगा तो वो चाहेगा यार मेरे साथ बी नहीं आना चाहिए। अगर मेरे पास में बी आ रहा है तो वो कह रहा है मेरे साथ में ए नहीं आना चाहिए। और मे भी ऐसा हो दोनों में से कोई भी ना आए, कुछ भी हो सकता है। तीनों सिनेरियो पॉसिबल हैं। तीनों सिनेरियो में क्या क्या पॉसिबल है एक बार टिक टिक क्रॉस कर देते हैं कि ए और बी में से मे भी ऐसा हो कि ये मैं ए को सिलेक्ट कर लूं और मैं बी को सिलेक्ट ना करूं। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। एक टीम में मैंने ए को सिलेक्ट किया, अगर ए सिलेक्ट हो गया तो बी बोलेगा यार मुझे नहीं आना है, मैं नहीं आऊंगा, खत्म हो जाएगा उसका कहानी। अगर बी को सिलेक्ट कर दिया तो वो ए बोलेगा यार मैं नहीं आता आना चाहता, मुझे नहीं पसंद ये। और मे भी ऐसा हो कि मैं ए और बी दोनों को ही सिलेक्ट ना करूं, कि दोनों के नाटक बहुत है, बहुत ज्यादा नाटक करते हैं ये लोग, दोनों को ही नहीं लेता यार, दोनों नाटक कर रहे हैं, दोनों को हटाओ यहाँ से। तो तीनों सिनेरियो पॉसिबल हैं। पहला सिनेरियो इफ ए इज इन द टीम बी कैन नॉट बी इन द टीम, सेटिस्फाइड। इफ बी इज इन द टीम ए कैन नॉट बी इन द टीम, इट डज नॉट मीन दैट एनी वन बिटवीन ए एंड बी नीड टू बी सिलेक्टेड। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों को मैं बाहर रख दूं। आई होप सो ये टिक और क्रॉस मैंने जो बनाया ए एंड बी के लिए वो एकदम क्लियर है, एकदम से दिमाग में बैठ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, ठीक, ठीक। एक पॉइंट बेटा, एक बार पॉइंट 1 ये कह रहा है अगर ए जो है वो टीम में आया तो बी टीम में नहीं होगा, अगर ए टीम में आया तो बी टीम में नहीं होगा। वो तो सिंपल ही बात है, दोनों एक साथ सिलेक्ट हो ही नहीं सकते ना, वो एक दूसरे के जानी दुश्मन है। कि भाई एक दूसरे के साथ आ गए तो एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। ये राहुल गांधी और मोदी जी, ये वो वाले दोनों कंटेस्टेंट्स हैं, राहुल गांधी जी और मोदी जी। लो जी, कोई एक पार्टी का समर्थक हो तो कहेगा जी उधर लगा दिया इधर नहीं लगाया, तो नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अपने को सेफ खेलना है बेटा, अपने को ये चक्कर में पड़ना नहीं है। तो ये दोनों पार्टी के लोग हैं, ये दोनों के साथ एक साथ आने का पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं हो सकता। तो ए नॉट इक्वल टू बी का सिनेरियो आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि भाई साहब अगर ये पर्सन आएंगे तो दूसरे नहीं आएंगे, दूसरे आएंगे तो पहले नहीं आएंगे, मे बी दोनों में से कोई भी ना आए, मे बी अरविंद केजरीवाल जी आ जाए। ठीक है, दोनों ही ना हो और केजू भाई साहब हो जाए। ठीक है, तो वो भी सिनेरियो जो है वो पॉसिबल है। ठीक, बात समझ में आ गया? ठीक है जी, ठीक। चलो जी आगे मूव करते हैं। श्री नहीं लगा लो भाई, श्री लगा दिया, अपने को और सेफ खेलना है। लो तीनों के आगे श्री लगा दिया, कोई एक पार्टी का हो, नाराज नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये हो गया, सॉर्टेड हो गया। सिलेक्शंस का केस है, ऑब्वियसली सिलेक्शन का केस है। ममता दीदी को भूले नहीं है, थोड़ी देर बाद याद कर लेंगे।
ठीक है बेटा। पॉइंट 1 और 2 ये कह रहा है कि अगर राहुल गांधी जी आएंगे तो नरेंद्र मोदी जी नहीं आएंगे, अगर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो राहुल गांधी जी नहीं आएंगे, और मे भी दोनों में से कोई भी ना आए। तो यही सिनेरियो है। ठीक है चलो जी। कह रहा है लालू जी को भूल गए। लालू जी को तो बेटा सरकार भूल गई, मैं तो भूल ही सकता हूँ। ठीक है आ जाओ पॉइंट 3 पे आ जाओ। पॉइंट 3 पे आ जाओ। पॉइंट 3 पे। पॉइंट 3 रीड कर लो भाई। कर लो रीड कर लो। पॉइंट 3 क्या कह रहा है? देखो पॉलिटिक्स के नाम पे सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। आदर्श अभी बेटा स्टार्ट हुआ है ना, अभी क्वेश्चंस पे जाऊंगा तो कल जैसे गालियां पड़ती हैं नॉर्मल क्लास में, वो वैसे पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी। अभी नॉर्मल काम चल रहा है इसलिए मजे चल रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है जी, पॉइंट 3 कह रहा है इफ ए इज सिलेक्टेड, अगर ए को सिलेक्ट किया गया तो कह रहा है एक्स और वाई में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा। अगर ए को सिलेक्ट किया गया, अगर मैं टिक मार्क की टर्म में लिख के रखूं आपके सामने, तो ये क्या कहना चाहता है वो सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले कह रहा है यार अगर ए आया, इफ ए इज सिलेक्टेड, अगर मैंने ए को सिलेक्ट किया तो कह रहा है एक्स और वाई में से कोई भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। हमें पता है यार नीदर नॉर का अगर सिनेरियो बन रहा है तो एक्स भी नहीं आएगा और वाई भी नहीं आएगा। अगर ए आ गया तो एक्स और वाई में से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है। अब मे भी ऐसा हो कि ए भी ना आए। अब अगर ए नहीं आया तो मे बी एक्स आए, मे बी वाई आए, मे बी एक्स आए, मे बी वाई ना आए, मे बी एक्स भी ना आए वाई भी ना आए, कुछ भी हो सकता है। अगर ए आएगा तो एक्स और वाई नहीं आएंगे। अगर ए नहीं आया मे बी एक्स और वाई भी ना आए। अगर ए नहीं आया मे बी एक्स आ जाए वाई ना आए। ए नहीं आया मे बी अपने पास में एक्स आ जाए और वाई भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। हमें टेंशन नहीं है, हमें बस ये ध्यान देना है कि अगर ए आया तो एक्स और वाई में से कोई भी नहीं आएगा। अगर ए नहीं आया तो हमें टेंशन लेना नहीं है। सिंपल बात है भाई, अगर कोई चीज होना होगा, अगर वो हुआ तो मुझे उसके आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में टेंशन लेना है। अगर वो चीज हुआ ही नहीं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स का मुझे टेंशन लेने का जरूरत ही क्या है। ठीक है। और इसका अगर मैं एग्जांपल लेने का ट्राई करूं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई अगर क्लाउड्स होंगे तो अपने पास में रेन जो है वो आ जाएगा। ठीक है। अगर क्लाउड्स होंगे, क्लाउडी वेदर होगा तो रेन हो जाएगा। अगर क्लाउड्स ही ना हुए तो रेन जो है वो होने का पॉइंट नहीं बन रहा। ठीक है। अब कई बार जो है क्लाउड्स नहीं होते, एकदम से रेन भी बन जाता है, तो वैसा वाला सिनेरियो भी हो सकता है कि भाई ये नहीं हुआ तो अपने पास में बारिश जो है वो हो गई, एकदम से मौसम बदला और बारिश हो गई। सिमिलरली अपने पास में क्लाउड्स नहीं थे और बारिश एकदम से हो गई। कुछ भी सिनेरियो जो है वो दोनों केसेस में चल सकता है। ठीक है। तो अपने एग्जांपल्स अपने माइंड में इस तरह से बनाओ कि आप रिलेट कर पाओ कि एक्चुअल वर्किंग कैसे हो रहा है। ठीक है। हमें बस एक चीज का ध्यान रखना है, जिसके साथ इफ लग गया उसकी प्रेजेंस के ऊपर हमारा फोकस है। जिसके साथ में इफ लग गया उसकी प्रेजेंस के ऊपर हमारा फोकस है। अगर वो प्रेजेंट हुआ तो हम उस पॉइंट के बारे में टेंशन लेंगे, अगर वो प्रेजेंट ही ना हुआ तो उसके बारे में कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है। दोबारा से बनाते हैं। अब मैं इन पॉइंट्स के हिसाब से बना देता हूं सो दैट आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ए है अपने पास में, एक्स है अपने पास में, वाई है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है इफ ए इज इन द टीम एक्स और वाई इज नॉट इन द टीम। अगर ए टीम में है तो एक्स और वाई में से कोई भी टीम में नहीं होगा। ये पॉइंट तो क्लियर है, हमने ऑलरेडी बना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इफ एक्स और वाई और बोथ आर इन द टीम देन ए इज नॉट इन द टीम। हमें पता है कि अगर ए टीम में होगा तो एक्स और वाई हो नहीं सकते। तो अगर एक्स आ गया तो ए कैसे आ पाएगा, क्योंकि अगर ए आएगा वो बोलेगा भाई मुझे एक्स नहीं चाहिए। तो अगर हमने एक्स को सिलेक्ट करा दिया तो ए विल नॉट बी प्रेजेंट, हमें कंफर्म पता है। सिमिलरली अगर मैंने वाई को सिलेक्ट करा दिया तो कैन आई सिलेक्ट ए? नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने ए को सिलेक्ट किया तो वो बोलेगा भाई वाई को भी साथ में लेकर आओ, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो सिनेरियो पॉसिबल नहीं है मतलब ये सिलेक्शन इसका नहीं होगा। सिमिलरली लास्ट केस, अगर मैंने ये दोनों सिलेक्ट कर दिए देन ऑल्सो इट मीन्स दैट ए विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो ये तीनों सिनेरियो बन रहे होंगे अकॉर्डिंग टू पॉइंट 2। देन ऑल थ्री कैन साइमल्टेनियसली बी आउट ऑफ द टीम। तो मे बी मैं इसको भी सिलेक्ट ना करूं, इसको भी ना करूं और इसको भी ना करूं। दिस सिनेरियो इज आल्सो पॉसिबल। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी सारे के सारे केसेस के बारे में। ठीक है। बट फर्स्ट पॉइंट में कुछ ना समझ में आने वाला कुछ है नहीं। थोड़ा सा अगर जोर लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। और टाइम निकट आ रहा है, टाइम पास आ रहा है वो वाला। हाँ, टाइम पास आ रहा है जिसमें कुछ लोगों को अलविदा देना पड़ेगा, वो टाइम पास में आ रहा है। ठीक है। हमारे पास में पॉइंट कह रहा है जी इफ ए इज इन द टीम, अगर ए टीम में है तो एक्स और वाई इज नॉट इन द टीम। जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता है तो भाई उनको ये बता दें कि जब भी नॉट के साथ में और लगता है, जब भी और निगेशन के साथ में यूज होता है तो वो बोथ की तरह वर्क करता है। ये याद रखना, आने वाले दिनों में भी ये काम आएगा बहुत जगह पे।
जब भी और के साथ में निगेशन अप्लाई हो गया तो वो बोथ की तरह रिएक्ट करता है। तो अगर ए टीम में होगा देन एक्स और वाई इज नॉट इन द टीम, तो एक्स और वाई में से कोई भी टीम में नहीं हो सकता। ठीक है। और अगर एक्स और वाई में से कोई एक भी या दोनों के दोनों टीम में हो गए तो भी ए टीम का पार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए के आने से एक्स और वाई का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। ये हमें पता था। ठीक है। आगे मूव करें, आगे मूव करें, आगे मूव किया जाए। ठीक है बेटा, और कोई केस बनेगा ही नहीं। और जो केसेस बन सकते थे वो सारे आपके सामने बना दिए, फिर भी अगर देखना ही चाहते हो तो वो भी बना देता हूँ, जो 3 मैंने अभी बनाकर इरेज किए थे वो भी बना देते हैं। कि हमने एक्स को सिलेक्ट किया, हमने ए को रिजेक्ट किया, हमने वाई को रिजेक्ट किया, हमने वाई को सिलेक्ट करा, हमने एक्स को रिजेक्ट करा और ए को भी रिजेक्ट करा, और तीसरा सिनेरियो हमने इन दोनों को सिलेक्ट करा और इसको रिजेक्ट कर दिया। ये 5 केसेस बनेंगे, इन पांचों के अलावा कोई और केस हमारे पास बन ही नहीं सकता। ठीक है। इफ दिस वाज एक्स तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी सेम ही बात था। अगर एक्स एंड वाई इज नॉट इन द टीम होता तो भी बात तो सेम ही रहता, बोथ ही रहता, उससे क्या फर्क पड़ता है। और प्लस नॉट जो है वो नीदर की तरह वर्क करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। 3 और 4 कैसे पॉसिबल है बेटा, ये लिखा तो है अगर एक्स और वाई में से कोई एक टीम में आया, कोई अगर एक टीम में आया तो ए जो है वो टीम का पार्ट नहीं हो सकता है, खत्म कहानी। ठीक है। बेटा जिनको ये समझ में नहीं आ रहा उनको पुरानी क्लासेस को गो थ्रू करने का जरूरत है। मैंने बोला था अगर आपने अरेंजमेंट्स नहीं पढ़ रखा बिल्कुल भी, तो प्लीज क्लास को लीव करने का कष्ट करें, क्लास का पार्ट बनकर अपना और बाकियों का टाइम जो है वो खराब ना करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी अपने पास में, ये वाला रीड करिए। अमंग ए बी सी डी एग्जैक्टली 2 पर्संस आर टू बी सिलेक्टेड। ए बी सी डी एग्जैक्टली 2 पर्संस आर टू बी सिलेक्टेड, बहुत ही ज्यादा बेसिक पॉइंट है। नोट्स इनके नोट्स है बेटा, ये नोट्स लग रहे हैं ये, इतना हाईली रेट कर दिया मतलब इन बच्चों वाली चीजों को। अभी तक तो वो पॉइंट आया ही नहीं है जिसके ऊपर मुझे लगे कि हाँ आपको टेंशन हो सकता है। अभी तो बचपना चल रहा है एकदम, बचपने में खेल कूद रहे हैं, अभी तो कुछ किया ही नहीं। लास्ट सम में और की 5 पॉसिबिलिटी में एक ही क्यों चूज किया, हमने कोई एक चूज नहीं करा मोदी साहब, हमने सारे कवर कर दिए थे। क्वेश्चन का पॉइंट कह रहा है जी अमंग ए बी सी डी एग्जैक्टली 2 पर्संस आर टू बी सिलेक्टेड। अगर ए टीम में एक्स और वाई नहीं हो सकते, इज द स्टेटमेंट, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एक्स और वाई सिलेक्ट हुए तो ए नहीं होगा। बेटा एक्स और वाई में से कोई एक भी सिलेक्ट हो गया, सिंपल सी बात है यार। अगर ए एक्स और वाई की बात हो रही है, ए बोल रहा है अगर मैं आऊंगा तो मैं एक्स और वाई अगर आएंगे तो मैं उनको काट के रख दूंगा। इतना उसके साथ जानी दुश्मनी है और उसकी एक्स और वाई के साथ में कि भाई अगर मेरे सामने वो आ गए मैं देख नहीं सकता, इनको उड़ा दूंगा, ऐसा वाला सिनेरियो है। अब अगर एक्स आ गया तो ए को वो आने देगा? क्या लग रहा है आपको एक्स को अपनी जान की परवाह नहीं है कि भाई वो तो उसको पता है भाई काट के रख देगा, मैं उसके सामने चला गया तो ए उसके साथ आने देगा? वो नहीं आने देगा ना, क्योंकि ए अगर आ गया वो तो एक्स को काट देगा भाई, एक्स को काट देगा। तो वो कटना नहीं चाहता ना भाई, वो नॉर्मल रहना चाहता है कि भैया मैं जीवित रहूं, मुझे मरना नहीं है। तो अगर एक्स सिलेक्ट हो गया तो ए का सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। सिमिलरली ए का जानी दुश्मनी भैया वाई के साथ में भी है, वाई बोलता है मुझे आना है, बट किस कंडीशन पे कि अब ए को नहीं सिलेक्ट करोगे, क्योंकि अगर ए आ गया तो वो काट के रख देगा, इसको खत्म कर देगा, इसकी गेम बजा देगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ए सिलेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर दोनों के दोनों सिलेक्ट हो गए एक साथ तो भी सेम सिनेरियो है, दोनों को अपना जान बचा कर रखना है। अगर दोनों में ए भी साथ में आ गया तो वो काट देगा दोनों को ही, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वो सिनेरियो पॉसिबल नहीं है। बेसिक चीजें हैं, थोड़ा जोर दो अपने ऊपर, थोड़ी चीजें अपने आप क्लियर होने स्टार्ट हो जाएंगी। देन अपने पास में आता है ये वाला पॉइंट, ये नहीं लिखने नहीं पड़ेंगे, यह सभी बस समझने हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी कुछ पॉइंट्स को समझाने में देख लो कैसे कैसे डाउट्स आ रहे हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे चल पड़े तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है। चलो जी। आज उत्कर्ष यार छोड़ो यार, वो टेस्ट की बात का पॉइंट ही नहीं है, अभी डिस्कशन जो चल रहा है उस पर रहो। ठीक है। यतेश कोई नहीं, अभी 7th पॉइंट तक पहुंच जाओ उसके बाद पूछूंगा सेम चीज। अमंग ए बी सी डी एग्जैक्टली 2 पर्संस आर टू बी सिलेक्टेड, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यार अपने पास 4 लोग हैं, इन चारों में से 2 ही सिलेक्ट होंगे। एग्जैक्टली 2 का मतलब होता है 2, ना 2 प्लस समथिंग ना ही 2 माइनस समथिंग। एग्जैक्टली 2 मतलब एग्जैक्टली 2, इसमें ना एटलीस्ट है ना एटमोस्ट है, एग्जैक्टली 2 है। तो या मैं ए बी को सिलेक्ट कर लूं, या मैं एसी को सिलेक्ट कर लूं, या मैं एडी को सिलेक्ट कर लूं, या मैं बीसी को सिलेक्ट कर लूं, या बीडी को सिलेक्ट कर लूं, या सीडी को सिलेक्ट कर दूं, ये 6 के 6 केसेस पॉसिबल हैं। तो वो सारे केसेस यहाँ पर भी ऑलरेडी लिख रखे हैं। ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट था, इसमें अंदर जाने का जरूरत नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है। देन आता है जी अपने पास में पॉइंट 5, इसको रीड करो। पॉइंट 5, पॉइंट 5 के बारे में बात करते हैं, रीड कर लो जरा इसमें क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन के टाइम पे आएंगे एग्जाम्पल्स नीरज।
बेटा ए और डी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो डी ए को सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब मैंने अभिष्ट और अभिष्ट के साथ गौरव को सिलेक्ट करा, फिर मैंने बोला मैंने गौरव और अभिष्ट को सिलेक्ट करा। अगर आपके लिए अलग अलग पॉइंट्स है तो बेटा घर में दीवार है एक, दीवारों से बना होगा ना घर, उसका इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अगर एग्जैक्टली ना भी लिखा हो तो भी 2%, वो बिल्कुल सही बात है मिश्रा जी, वो एकदम सही बात है। दीवारें भी बोल उठेंगी हैं कि भाई मुझ में क्यों, मुझे क्यों तोड़ा। सर्वेश घाटे बेटा, अगर आपको ये मतलब बहुत मतलब ये डर वाली बात है, मतलब आपके घर में अगर कोई 5 से 6 साल का बच्चा हो ना, उसको उसके सामने मम्मी पापा खुद को और अपने भाई बहन को खड़े कर लेना, उसको बोलना 2 लोग सिलेक्ट करने हैं। ठीक है सर्वेश, आपके लिए स्पेशली है ये वाला मेरा जो स्टेटमेंट, सर्वेश घाटे, कोई और सर्वेश ना दिल पे ले जाए बात। 4-5 साल के 6 साल के बच्चे को पूछना चारों लोगों को सामने खड़े करके कि भाई कोई 2 चूज कर ले, वो या तो मम्मी पापा को चूज कर लेगा, या आपको और मम्मी को चूज कर लेगा, या आपको और पापा को चूज कर लेगा, या पापा और बहन को चूज कर लेगा। उसमें भी इतनी समझ है कि वो 2 लोगों को अपने आप सिलेक्ट कर लेगा। और अगर आप ये कह रहे हो ना कि एग्जाम्पल के बिना फोर्थ पॉइंट समझना डिफिकल्ट हो रहा है, तो बेटा लानत है। मतलब इतनी जो पढ़ाई करी ना बचपन से लेकर अब तक, सारा पैसा कुएं में बर्बाद हो गया है, मतलब गया बेटा, गुड़ गोबर हो गया सारा पैसा। बहुत शर्मनाक बात है ये तो। इस पॉइंट पे आते हैं जी। क्वेश्चन कह रहा है जी, इफ ई इज इन द टीम एट मोस्ट वन अमंग यू एंड डब्ल्यू कैन बी इन द टीम। इफ ई इज इन द टीम एट मोस्ट वन अमंग यू एंड डब्ल्यू इज इन द टीम, तो इसका मतलब क्या, एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक, एक ज्यादा से ज्यादा एक, मे बी मैं दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना करूं, ज्यादा से ज्यादा एक सिलेक्ट होगा, एक से ज्यादा नहीं। तो अगर मेरे पास में नॉर्मल अपना टिक क्रॉस का टेबल बनाऊं यू एंड डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में, तो भाई अपने पास में अगर मैंने ई को सिलेक्ट कर लिया, मैंने बोला था अगर इफ किसी के साथ लगा है उसको अगर मैं सेटिस्फाई कराता हूं, मैंने ई को सेटिस्फाई कराया, ई को सिलेक्ट कराया, देन इट मींस दैट या तो मैं यू को सिलेक्ट करूंगा डब्ल्यू को सिलेक्ट नहीं करूंगा, और मैं डब्ल्यू को सिलेक्ट करूंगा यू को सिलेक्ट नहीं करूंगा, और मैं ई को सिलेक्ट करूं और यू और डब्ल्यू दोनों को ही सिलेक्ट ना करूं। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? अगर मैं ई को सिलेक्ट कर रहा हूं तो या तो यू सिलेक्ट होगा या डब्ल्यू सिलेक्ट होगा, या दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, तीनों सिनेरियो मेरे पास में पॉसिबल है। ठीक है, अब अगर मैंने ई को ही सिलेक्ट ना किया, अगर मैंने ई को ही सिलेक्ट ना किया तो क्या होगा? अगर मैंने ई को ही सिलेक्ट ना किया तो क्या होगा? अब यू एंड डब्ल्यू हो जाएंगे इंडिपेंडेंट कैरेक्टर्स। अगर ई आएगा तो यू एंड डब्ल्यू डिपेंडेंट है, अगर ई आएगा तो यू एंड डब्ल्यू डिपेंडेंट है। बट अगर मेरे पास में ई आया ही नहीं, तो यू भी आ सकता है, ओनली यू आ जाए, मे बी ओनली डब्ल्यू आ जाए, मे बी यू एंड डब्ल्यू दोनों एक साथ आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मे बी दोनों में से कोई एक आ जाए, मे बी दोनों में से कोई दूसरा आ जाए, मे बी दोनों एक साथ आ जाए, मे बी दोनों में से कोई भी ना आ जाए। तो सारी ही चीजें पॉसिबल हो जाएंगी अगर ई ना आया। अगर ई आया तो दोनों के दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं हो सकते, एक ही सिलेक्ट होगा या दोनों में से कोई भी नहीं होगा। और अगर ई ना आया तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? समझ में आ गया जी। पॉइंट 4 और 6 सेम नहीं है, 4 और 6 समझ लेते हैं भाई, 4 और 6 का डिफरेंस बता देते हैं क्या है। 4 कह रहा है ई यू एंड डब्ल्यू कैन नॉट बी इन द टीम टुगेदर। वो ये कहना चाह रहा है कि यार ई भी सिलेक्ट कर लू, यू भी सिलेक्ट कर लू, डब्ल्यू भी सिलेक्ट कर लू, इट इज नॉट पॉसिबल, तीनों लोग एक साथ नहीं आ सकते, मैक्सिमम 2 ही आएंगे। या मैं ई यू को रख लूं, या ई डब्ल्यू को रख लूं, या यू डब्ल्यू को रख लूं, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। ये चौथा पॉइंट कह रहा है। 6 पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल 3 कैन साइमल्टेनियसली बी आउट ऑफ द टीम। तो कह रहा है ऐसा पॉसिबल है कि या ना तो ई सिलेक्ट हो, ना ही यू सिलेक्ट हो, और ना ही डब्ल्यू सिलेक्ट हो, तो तीनों में से कोई भी ना हो, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो 4 और 6 पॉइंट जो है वो एक्चुअल में डिफरेंट है। पहला पॉइंट कह रहा है चारों एक साथ नहीं, तीनों एक साथ नहीं आ सकते, कि तीनों के तीनों एक साथ सिलेक्ट नहीं हो सकते। और लास्ट 6 पॉइंट कह रहा है तीनों के तीनों एक साथ बाहर हो सकते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो एक दूसरे के ऑपोजिट वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? एकदम बेसिक चीज है, कुछ खास नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो टेंशन दे जाए। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है जी? पांचवा पॉइंट भी समझ लेते हैं। पांचवा पॉइंट भी बेटा, अगर इफ ई सिलेक्ट ना हुआ, आकाश ये बना तो हुआ, अगर ई सिलेक्ट ना हुआ तो जो मर्जी करो, जो मर्जी करो। फिर उसके बाद में एक नॉर्मल सा एग्जांपल यार, नॉर्मल एग्जांपल, स्कूल, आई आई होप सो आपके स्कूल्स जो है स्ट्रिक्ट रहे होंगे। वैसे जिस तरह के कुछ कुछ स्टूडेंट डाउट पूछते हैं, लगता नहीं है कि स्ट्रिक्ट रहे होंगे। अगर स्ट्रिक्ट रहे होते तो ऐसे डाउट आई डोंट थिंक कि आते। अगर स्ट्रिक्ट रहे हैं तो होता क्या था स्कूल में, अगर पीटी टीचर भाई साहब सामने होता, हमें तो बहुत मार पड़ी है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, अगर पीटी टीचर भाई सामने है तो वो एकदम एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था भाई। इफ पीटी टीचर इज इन फ्रंट ऑफ अस,
हम लोग एकदम शांत है भाई, पिन ड्रॉप साइलेंस है। जैसे ही वो गया वैसे ही हमने कर दिया पूरा माहौल बना दिया क्लास में। तो मतलब अगर वो सामने प्रेजेंट है, अगर वो कंडीशन एप्लीकेबल है, तो चीजें वर्क करेंगी, डिसिप्लिन रहेगा। जैसे ही वो वाली चीज हट गई, पीटी टीचर वहां से हट गए, तो भाई साहब मजे करो जितने मर्जी, जो करना करो, आग लगा दो स्कूल में। बेंचेस उड़ा उड़ा कर मार रहे हैं, दीवारों पे कुछ लिख रहे हैं, शोर मच रहा है पूरा, कुछ जो मन करता है करो। अगर पीटी टीचर है तो भैया सारे के सारे लोग हिग्गी बन जाते हैं, एकदम चुप शांत, भैया मारेगा बहुत। अगर इसके सामने कुछ करा, बहुत मारपीट होगा। स्टिक रहता था उसके पास मोटा सा, बहुत मारते थे भाई। अगर वो सामने है तो एकदम डिसिप्लिन रहेगा, अगर वो सामने नहीं है, पटाखे फोड़ देते थे यार स्कूल में, फायर क्रैकर्स बहुत। अगरबत्ती के साथ में लोग क्या करते थे, वॉशरूम के अंदर लगा आते थे, 2 घंटे के बाद में वो चल रहे हैं। तो ऐसा ऐसा सब होता रहा है। तो आपके टाइम में भी होता होगा, हमारे टाइम में तो बहुत होता था, खूब होता था, टाइम बॉम्ब लगाते थे। तो वही सिनेरियो है कि अगर इफ वाला कंडीशन एप्लीकेबल होगा, तो मुझे सोचना है इन चीजों के बारे में कि डिसिप्लिन मेंटेन होगा, चीजें एकदम सही तरीके से चलेंगी। जैसे ही पीटी टीचर भाई साहब हट गए, अपनी जगह से चले गए, छुट्टी पे हो गए, बाहर निकल गए, कहीं पे चले गए, तो उसके बाद में डिसिप्लिन को पूरा पूरा भूल गए, जो मन किया वो कर दिया। वो वाला पॉइंट चल रहा है। ठीक है। तो अपने पास में अगर ई रहेगा तो हम सोच के चलेंगे, अगर ई नहीं रहेगा तो जो मन में आता है वो कर सकते हैं। ठीक है। आगे मूव किया जा सकता है, आगे मूव किया जा सकता है। ठीक है। पांचवें पॉइंट में डाउट है? ठीक है जी, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है? यू एंड डब्ल्यू कैन बी इन द टीम विदाउट ई बीइंग इन द टीम। ठीक है यार, यू एंड डब्ल्यू एक साथ आ जाएंगे, ई नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम है? ई नहीं आया, यू एंड डब्ल्यू आ गए, कोई दिक्कत थोड़ी है, पांचवा पॉइंट नॉर्मल ही है। थर्ड पॉइंट, ई कैन बी इन द टीम विदाउट यू और डब्ल्यू इन द टीम, वो ऑलरेडी लिख रखा है कि अगर ई आ गया मे बी यू और डब्ल्यू ना आए, पॉसिबल है। ई एंड डब्ल्यू कैन बी इन द टीम टुगेदर, ई एंड डब्ल्यू जो है वो एक साथ टीम में हो सकते हैं, ये बना हुआ है। ई एंड यू कैन बी इन द टीम टुगेदर, तो ई एंड यू भी हो सकता है। तो 6 के 6 पॉइंट जो सामने लिखे हुए हैं, वो मैंने क्लियर क्लियर टेबल के अंदर भी रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दिए। बाकी थोड़ा सा आगे बढ़ोगे क्वेश्चंस के ऊपर, जब गेम चलेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वर्किंग हो जाएगा। बेटा यू एंड डब्ल्यू एक साथ आ सकते हैं, मे बी वो अकेले आ जाए, वो भी पॉसिबल ही है। ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बेटा सेम नहीं है, 4 एंड 6। 4 पॉइंट बोल रहा है कि तीनों लोग एक साथ नहीं आएंगे, और 6 पॉइंट बोल रहा है तीनों में से कोई भी ना आए, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है। आगे मूव करते हैं। 6 पॉइंट पे आ जाओ, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलेक्शंस का मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंट है। सिलेक्शंस के मैक्सिमम क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिपेंडेंट है। हो सकता है दिव्या, वो तो ऑटोमेटिक सी बात थी, ओनली यू आ जाए बाकी कोई भी ना आए, ओनली डब्ल्यू आ जाए बाकी कोई भी ना आए, वो तो पहला ही सिनेरियो था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शंस का, ध्यान से इसको रीड करो। हमें मेन लाइन को कंसीडर, बिल्कुल बिल्कुल, जहां पर इफ एप्लीकेबल है उसी को ध्यान में रखते हुए हमें वर्किंग कराना आगे। ऑब्वियसली अभिषेक, अगर कंडीशन ही हट गई भाई, फिर तो आजाद पंछी हो, फिर कुछ भी कर सकते हो। यतिश नहीं बेटा, नहीं। सेट थ्योरी अलग चीज है, सिलेक्शन अलग चीज है। सेकंड एंड फोर्थ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही? कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही। इस पॉइंट को लेकर अपने माइंड में कुछ एग्जांपल्स बनाओ कि ये पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पॉइंट को निगेशन में भी सोच सकते हैं, सोचेंगे मनन, सोचेंगे। चलो जी देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है, जिसके साथ में इफ लगा है मेरा फोकस उसके ऊपर रहेगा, हर बार मेरा अटेंशन उसके ऊपर रहेगा। अटेंशन क्या है कि अगर ए आया तो क्या कहना चाह रहा है, अगर ए आएगा तो वो चाहेगा कि भाई मैं उसको भी साथ में लेकर आऊं। इफ ए इज सिलेक्टेड, एक्स हैज टू बी सिलेक्टेड। अगर ए सिलेक्ट हुआ, वो बोलता है भाई मेरे साथ में एक्स को लाना पड़ेगा। ठीक है। सच्चा प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है कि भाई अगर मैं आऊंगा, मेरे साथ में एक्स को लाना है। अगर एक्स नहीं आया तो मेरा मन नहीं लगेगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। अगर मैं आना चाहता हूं सिर्फ एक ही कंडीशन में कि मेरे साथ में एक्स आएगा। तो मुझे ये पता चल गया कि अगर ए को सिलेक्ट करना होगा तो एक्स को मुझे सिलेक्ट करना कंफर्म हो गया। अगर मैंने ए को सिलेक्ट किया तो एक्स का सिलेक्शन कंफर्म हो गया। ठीक है। अब अगर मैंने जो है वो ए को सिलेक्ट नहीं किया, देन x can be selected or cannot be selected. x is an independent character here and a is a dependent character. दोबारा से फिर से समझते हैं इसको।
हमारे पास में जो इफ एप्लीकेबल है, जिसके साथ इफ लगा है उसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। तो कह रहा है इफ ए इज सिलेक्टेड एक्स हैज टू बी सिलेक्टेड। तो अगर मैंने ए को सिलेक्ट करा तो एरो बनाकर मैंने लिख दिया कि ए को सिलेक्ट करते ही मुझे एक्स की तरफ भागना है कि एक्स तुम भी चल। ए ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है, ए आ गया, एक्स तुम भी चलो साथ में, ठीक है। तो अगर ए आया तो एक्स को डेफिनेटली आना पड़ेगा। अनदर पॉसिबिलिटी, अगर ए नहीं आया देन एक्स कैन बी देयर और कैन नॉट बी देयर। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है दोनों में से, कि एक्स को फर्क नहीं पड़ता कि यार ये साथ में आ रहा है या नहीं आ रहा। एक्स इज एन इंडिपेंडेंट वैरायटी कि भाई मुझे साथ में आना है, एक को आ जाए, नहीं आना तो ना आए, मुझे नहीं फर्क पड़ता यार, मैं अकेला भी खुश हूं, साथ में आ जाएगा तो भी खुश हूं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसका थ्योरेटिकल मतलब निकालेंगे, उसके बाद में इसका थ्योरेटिकल मतलब निकालेंगे, उसके बाद में इसको एग्जांपल्स के फॉर्म में समझेंगे। इसके थ्योरेटिकली दो मतलब होते हैं। थ्योरेटिकली इसके दो मतलब होते हैं, एक नॉर्मल फैक्चुअल डेटा के बेसिस पे, एक निगेशन वाले डेटा के बेसिस पे, पहले वो समझ लो। इसका फैक्चुअल जो अपना थ्योरेटिकल मतलब है वो ये है कि अगर ए आएगा तो साथ में एक्स जरूर आएगा, और ये है फैक्चुअल बेसिस पे। और इसका निगेशन बेसिस पे क्या है कि अगर निगेशन ऑफ एक्स अगर एक्स नहीं आया तो आई विल नॉट बी एबल टू सिलेक्ट ए एज वेल। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर ए आएगा वो बोलेगा भाई साहब एक्स को लेकर आओ, ठीक है। और अगर एक्स ही नहीं आया, अगर एक्स ही नहीं आया, ये तो बोलेगा भाई मेरा तो दिल टूट गया, मुझे तो एक्स से बहुत प्यार था, मैं सोच रहा था कि अगर एक्स आएगा तो मैं आऊंगा, अब एक्स ही नहीं आया तो ये आकर करेगा क्या? बात समझ में आ गया? तो इसका थ्योरेटिकली दो मतलब निकलते हैं कि अगर ए आएगा तो एक्स जरूर आएगा, और अगर एक्स नहीं आया तो ए भी नहीं आएगा। अब आपके माइंड में कुछ अगर एग्जांपल स्ट्राइक कर रही हो तो भाई वो बता दो। एक तो वन साइडेड लव, हाँ, एक तरफा प्यार, जो लड़के लोगों को रोज रोज हो जाता है। हाँ, तो तुम लोगों को रोज रोज हो जाता है। एक तो वो हो गया। दूसरा, कोई अच्छा सा दो, मजा आ जाए, कोई अच्छा सा दो एग्जाम्पल, मजा आ जाए। सल ये अच्छा दे दिया एक, सलमान भाई एंड फुटपाथ, ये एक दे दिया भाई ने। तो चीजें लिंक हो गई होंगी अपने दिमाग में। ठीक है जी, सलमान भाई को गाड़ी चलाने के लिए फुटपाथ चाहिए, फुटपाथ को है सलमान भाई, मिल जाए तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। सलमान भाई को गाड़ी चलाने के लिए फुटपाथ चाहिए, फुटपाथ पे लोग जो है वो साइकिल भी चला सकते हैं, सलमान भाई भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और अगर सिनेरियो जो है अगर लेकर चलें, एक मदर और एक चाइल्ड का सिनेरियो, एक मदर और एक चाइल्ड का सिनेरियो सेम बेसिस पे वर्क करता है। एक मदर और एक चाइल्ड का सिनेरियो सेम बेसिस, मदर और चाइल्ड का सिनेरियो, ठीक है। या मदर नहीं, एक फीमेल और एक चाइल्ड लिखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक फीमेल और एक चाइल्ड का सिनेरियो, ठीक है। भाई अगर एक चाइल्ड है तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट भाई कोई उसकी मदर रही होगी, वहीं से वो चाइल्ड जो है वो पैदा हुआ है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब कोई फीमेल है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई उसका बच्चा ही होगा साथ में, जरूरी थोड़ी है। सिंपल बात है, अगर एक चाइल्ड है तो ऑटोमेटिकली एक फीमेल से उसका कनेक्शन बन गया, बट एक फीमेल है उसका मतलब ये थोड़ी है कि डायरेक्टली चाइल्ड के साथ कोई कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात है। तो अब अगर मैं इसका टीचर स्टूडेंट की बात कर लो कि भाई अगर कोई स्टूडेंट जो कनेक्शन बन रहा है टीचर के साथ में बन रहा है, तो वैसी चीजें हैं। एक ये धोनी जडेजा, धोनी का कोई फैन भी है क्लास में, वो धोनी जडेजा करे बैठा है, ठीक है, तुमने अपने माइंड में समझा लिया। ठीक है। मोदी जी और बीजेपी, ठीक है जी, ये भी ले लो, अब मोदी जी के भी फैन आ गए हैं क्लास में। ठीक है। मतलब एग्जांपल्स आपकी अपनी हो सकती हैं, आपको कहानी ये समझनी है कि यार एक चीज दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? कि एक चीज का दूसरे के साथ में कनेक्शन जो है वो डिपेंडेंट है, बट दूसरी चीज का कनेक्शन पहले के साथ में डिपेंडेंट नहीं है। दूसरी चीज को फर्क नहीं पड़ता कि यार पहली चीज चाहे आए चाहे ना आए। ठीक है। तो अब अगर मैं ऊपर वाले चार पॉइंट्स है उनको लिख दूं तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा कि भाई मेरे पास ए है, मेरे पास में बी है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इफ ए इज इन द टीम एक्स, ए और बी नहीं था, ए और एक्स था। ठीक है। अगर ए इज इन द टीम गिवन है, एक्स हैज टू बी इन द टीम। ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इफ एक्स इज इन द टीम, अगर एक्स टीम में आया, अब एक्स जो है वो तो इंडिपेंडेंट है भाई, ए को आना है आए, नहीं आना तो ना आए। ठीक है। कबीर सिंह मूवी देखे हो? कबीर सिंह का कबीर जो है वो अपने पास में एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रीति जो है वो ए को रिप्रेजेंट कर रही है, अपने पास कबीर है। ठीक है। ये अपने पास में प्रीति है, प्रीति कह रही है भैया मैं घर पे नहीं जाऊंगी, हॉस्टल पे रुकूंगी, तुम्हारा अभी कॉलेज ओवर नहीं हुआ है, मेरा मन नहीं कर रहा घर जाने का। ठीक है। उसके साथ ही घूम रही मस्त, नहीं जा रही घर पे। कबीर ने क्या किया, आई कर्स यू टू मैरी टू दैट गाय। हाँ,
आई कर्स यू टू मैरी टू दैट गाय, बोल दिया था, भाग गया था वो, भाग गया था बोलकर, कर्स दे गया था। ठीक है, किसने टच किया उसको बाद में आया था, लेकिन कर्स देकर भाग गया था। तो कबीर को फर्क नहीं पड़ता यार, प्रीति आ रही है आए, नहीं आनी ना आए। ठीक है, ठीक, समझ में आ गई बात। तो अपने पास में अल्टीमेटली कहानी क्या है कि यार कबीर अगर अकेला आना चाहे देन इट इज फाइन, देन इट इज फाइन, अकेला आना चाहता आ जाए। देन प्रीति साथ में आनी होगी तो भी ठीक है, नहीं आनी होगी तो भी ठीक है। अगर नहीं आ रही प्रीति तो भैया जिया है, जिया के साथ जिया लगा लेंगे। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है जी। तो अपने पास में अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि हमें बस ये चीज का ध्यान रखना कौन किस पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ये बात समझ में आ गया कि डिपेंडेंसी किसका किसके ऊपर है, तो ये पॉइंट बहुत हल्का है। अगर आपको डिपेंडेंसी का पॉइंट समझ में नहीं आया तो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और पूरा पूरा पजल गलत बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हमारे पास में सेकंड पॉइंट का भी मतलब हो गया। अगला पॉइंट निगेशन वाला पॉइंट एक बार और समझा दीजिए बेटा। हमारे पास में थ्योरी वाले पॉइंट की अगर बात करें, इस चीज को अगर समझ लोगे तो ये टेबल को समझना भी इजी होगा। ये थ्योरी क्या कह रही है कि भाई अगर ए आया, ए बिकॉज वो डिपेंडेंट करेक्टर है, उसको बहुत प्यार है, बेइंतहा प्यार है, वो कह रहा है कि यार अगर मैं आऊंगा तो मेरे साथ में इस पर्सन को आना ही होगा। अगर ये नहीं आया तो भैया मेरी लाइफ का तो कोई वजूद ही नहीं है। वो नहीं आना चाहेगा कि भाई मेरी लाइफ का कोई मोटिव नहीं रह गया, वो ऐसे वाले टाइप का आशिक है। ठीक है, वो ये बोलेगा भाई मुझे एक्स को साथ में लाना ही होगा एट एनी कॉस्ट, जो मर्जी हो जाए मुझे चाहिए। ठीक है, अब अगर एक्स ही ना आया, अब उसका तो यही भाई पहले से इच्छा है कि अगर मैं आऊंगा मैं तभी आऊंगा मेरे साथ में एक्स आए, एक्स का मेरे साथ बहुत प्यार है। अब एक्स ही नहीं आया यार, फिर ये बोलेगा यार अब अगर वही नहीं आ रहा तो फिर मैं आके क्या करूं। सिंपल बात है, कहानी वहीं पे खत्म हो गई। ए कह रहा है कि मुझे साथ में एक्स चाहिए ही चाहिए, बिना उसके मेरा गाड़ी नहीं चलेगा। अब एक्स ही नहीं आया तो ये बोलता है यार अगर वही नहीं आया तो फिर मैं क्या करूं आके, मेरा तो कोई रोल ही नहीं बचा अगर वही नहीं आया, क्योंकि वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है दूसरे के ऊपर। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ इस टेबल की फॉर्मेट में, तो अगर ए आया तो ए ऑटोमेटिकली मींस दैट एक्स को लाना ही पड़ेगा। ए आएगा इसी शर्त पे कि भाई मेरे साथ एक्स आना ही होगा, तो वो आ जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट अगर मैंने बोला यार अगर एक्स आया, अब एक्स को यार फर्क नहीं पड़ता, ए आए चाहे ना आए, एक्स बोलता है ठीक है यार अगर आना होगा आ जाए, नहीं आना होगा तो ना आए, ठीक है मेरी लाइफ चल रही है, चलती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट कह रहा है इफ ए इज नॉट इन द टीम, अगर ए टीम में नहीं हुआ देन एक्स मे और मे नॉट बी इन द टीम। अब अगर ए ही नहीं हुआ तो एक्स की मर्जी है भाई, अगर ए आया या ना आया, एक्स कह रहा है यार ठीक है यार अगर नहीं ए नहीं आया कोई बात नहीं, मेरा मन करेगा मैं आऊंगा, मेरा मन करेगा मैं नहीं आऊंगा। मैं तो भाई खुला खुला पंछी हूँ, आजाद पंछी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आती आए नहीं आनी ना आए। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है इफ एक्स इज नॉट इन द टीम, अब अगर एक्स टीम का पार्ट नहीं होगा, ए विल नॉट बी इन द टीम, ए की तो जान निकल जाएगी कि भैया एक्स ही नहीं आया, अब मैं जाकर क्या करूं, मैं भी नहीं जाऊंगी। बात समझ में आ गई? हम्म, बात समझ में आ गई जी। ठीक है, हम बेसिकली इन्फर ही कर रहे हैं मेन पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट्स में, बिल्कुल वही तो कर रहे हैं, उसी पॉइंट के सारे मतलब निकाल रहे हैं, बस वही कर रहे हैं। ठीक है, एक बार दोबारा से टेबल बना लेते हैं। बेटा मैं फिल्मी हूं नहीं, लेकिन मूवीज को याद रखता हूँ तो सो दैट आपको रिलेट करा पाऊं। ठीक है, जरूरी है वो, अगर मूवीज के साथ रिलेशन बन जाए तो भाई आपका अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। क्योंकि थ्योरी फॉर्मेट में तो बोर हो जाता है, मूवी फॉर्मेट में आपको एकदम से स्ट्राइक कर जाती है चीजें। ठीक है, तो कह रहा है इफ ए इज इन द टीम एक्स हैज टू बी इन द टीम, हमने पहले बोला ए इज अ डिपेंडेंट करेक्टर ऑन एक्स, ए बोलता है यार अगर मैं आ रहा हूं मुझे एक्स साथ में चाहिए ही होगा। इफ एक्स इज इन द टीम, अगर एक्स टीम में है, ए मे और मे नॉट बी इन द टीम, अगर एक्स आया, अगर एक्स आ चुका है, एक्स बीइंग एन इंडिपेंडेंट करेक्टर, मुझे पता है यार उसको फर्क ही नहीं पड़ता चाहे ए आए चाहे ए ना आए, वो कह रहा है ठीक है यार जो होना होगा होगा, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा ठीक है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं तो आजाद हूँ। अगला पॉइंट कह रहा है इफ ए इज नॉट इन द टीम, अगर ए टीम में नहीं आया, फिर से वही बात है, एक्स बोलेगा यार ए आना है आए, नहीं आना ना आए, मुझे क्या है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, मेरा मन करेगा मैं आऊंगा, मेरा मन नहीं करेगा तो मैं नहीं आऊंगा, खत्म कहानी। अगला पॉइंट कह रहा है इफ एक्स इज नॉट इन द टीम, अगर एक्स टीम का पार्ट नहीं होगा, देन कह रहा है ए विल नॉट बी इन द टीम। अब ए की तो जान बसती है भाई एक्स में, अगर एक्स ही नहीं आया तो ए तो वैसे ही नहीं आएगा, ए बोलेगा यार मेरा तो मन ही नहीं करेगा यार आने को, उसके बिना मेरा क्या होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? एक और एग्जांपल दिमाग में आया। दो फ्रेंड्स हैं, रियलिस्टिक सिनेरियो, दो फ्रेंड्स हैं, एक के पास बाइक है, ठीक है, एक फ्रेंड विद बाइक है और एक फ्रेंड बेचारा विदाउट बाइक वाला है। ठीक है, दोनों एक साथ जाते हैं,
ठीक है। अब मेरे पास में अगर फ्रेंड जो जिसके पास में बाइक है वो वाला पर्सन जो है वो नहीं जा रहा, तो ये बेचारा नहीं जा पाएगा ना। जिसके पास बाइक नहीं है वो बेचारे के पास में ट्रेवल करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, वो बेचारा जा ही नहीं पाया, प्रॉब्लम हो गया उसके लिए। ठीक है। अब जिसके पास बाइक है, वो अगर बाइक है उसके पास में, तो वो मे भी जिसके पास बाइक नहीं है उसको साथ में लेकर जाए, मे भी ना लेकर जाए। ठीक है, दोनों सिनेरियो है। लास्ट सिनेरियो, अगर फ्रेंड विदाउट बाइक वाला ऑफ स्कूल गया है या कॉलेज गया है या कहीं पर भी गया है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट जिसके पास बाइक है वो भी गया होगा, क्योंकि वही तो उसको साथ में लेकर चलता है। तो ये कहानी से भी आपको एक रियलिस्टिक सिनेरियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई जी? बात समझ में आ गया? ठीक है, एक्स आ गया तो ए भी आएगा ना? नहीं, क्यों आएगा? क्यों आएगा बेटा? एक्स को फर्क नहीं ना पड़ता। एक्स नहीं ना चाहता कि भाई मेरे साथ ए आए ही आए, ए चाहता है कि मेरे साथ एक्स आए ही आए। ए चाहता है कि मेरे साथ एक्स आए, एक्स नहीं चाहता कि मेरे साथ ए आए ही आए। वो कह रहा है यार आना होगा तो आए, नहीं आना होगा तो ना आए, खत्म कहानी। बात समझ गए? बेटा बात समझ गए हो? किसी को भी कोई भी डाउट हो इस पॉइंट पे तो पूछ लो, क्योंकि आने वाले तीनों के तीनों पॉइंट्स इसी के साथ लिंक्ड है। आने वाले तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इसी के साथ में लिंक्ड हैं। ठीक है, चलो जी एक एग्जांपल इसको ही तोड़कर पेश कर देते हैं आपके सामने। मान लो ये वाला पर्सन है जिसके पास में बाइक है, ये वाला पर्सन है जिसके पास में विदाउट बाइक है, बाइक ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, अगर ये विदाउट बाइक वाला पर्सन स्कूल पहुंचा है, तो कैन यू फॉर श्योर से दैट कि भाई एक्स वाला पर्सन भी पहुंचा होगा, क्योंकि उसके पास तो बाइक है, वो लेने आएगा, वो उसको पहुंचाया होगा। अगर ए स्कूल पहुंच रहा है, ए कॉलेज पहुंच रहा है, तो एक्स का तो कंफर्म है भाई, उसको तो उसी पर्सन के साथ बैठकर जाना है। तो ऑटोमेटिकली इन्फर हो गया कि अगर ए पहुंचा है स्कूल में या कॉलेज में बाइक से, तो उसके पास अपने पास तो बाइक नहीं है, मतलब एक्स उसको लेकर गया होगा, फॉर श्योर हमें पता चल गया। देन उसके बाद में अगर सिनेरियो लेकर चले, अगर एक्स गया, अगर एक्स बाइक लेकर गया, तो क्या ये जरूरी है कि ए साथ में गया ही होगा? क्या ये जरूरी है कि ए साथ में गया? नहीं, मे भी चला जाए, मे भी उसके घर पे वो गया हो और एक को उठाकर चला गया हो स्कूल, मे भी ये बीमार पड़ गया हो, वो बोला यार मैं नहीं जा सकता आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो नहीं जाएगा। सिनेरियो समझ में आ रहा है? तो मे भी टाइप का पॉसिबिलिटी है। इफ वो तो है ही बढ़ाने बाकी को, इवन इफ आई डोंट, ये सही है। कि मैं क्लास आऊंगा फनी सर, ओ ठीक है, वो आपने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लिया भाभी का, ठीक है। देन उसके बाद में एक में डिपेंडेंट कौन है बेटा? हर बारी डिपेंडेंट ए ही है। अगर ए आएगा तो वो साथ में चाहता है कि भाई मुझे एक्स चाहिए ही होगा, ए बिना एक्स के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, अगर ए नहीं आया, अगर विदाउट बाइक वाला पर्सन कहता है यार मैं तो बीमार हूं, मैं आज स्कूल नहीं जा सकता, तो बाइक वाला पर्सन क्या बोलेगा? बाइक वाला पर्सन क्या बोलेगा? यार यार चलो मैं चल पड़ता हूँ, आज आज इंपॉर्टेंट क्लास है, आज इंपॉर्टेंट लेक्चर, में चले जाता हूँ। छोड़ो यार वो नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जाता यार, आज मन नहीं करता, आज मजे करते हैं, घर पे रहते हैं। ठीक, बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? अगर विदाउट बाइक वाला पर्सन नहीं गया, जिम जिम वाले लड़के बड़े आराम से समझ लेंगे, दो लोग साथ में जाते हैं, एक पर्सन नहीं गया, दूसरा बंदा कह रहा है यार छोड़ो यार अकेला कौन जाएगा, मन नहीं करता, छोड़ते हैं। बात समझ में आ गया? कई बारी मंडे है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, चलो आज तो चेस्ट डे है चल पड़ते हैं, शायद चेस्ट डे में अकेला भी चला जाए। अगर वहीं पे कभी लेग डे होगा तो वो बेचारा जाएगा ही नहीं, वो छोड़ेगा यार, छोड़ो यार रहने दो यार, लेग डे या अकेले तो वैसे ही मन नहीं करेगा करने का, रहने देते हैं। ठीक है, विनीता सोनी बेटा अगर अभी आपको डाउट आ रहा है तो अभी नहीं लिया जा पाएगा, रोक दो। अब इन डिस्कशन पे जो चल रहा है पॉइंट उस पे आ जाओ, डाउट छोड़ दो, डाउट अभी मैं देख ही नहीं रहा, मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल्स को समझा रहा हूँ। अगला पॉइंट हमारे पास में आता है कि अगर अपने पास में ए प्रेजेंट नहीं हुआ, अगर ए प्रेजेंट नहीं, अगर एक्स प्रेजेंट नहीं हुआ, अगर एक्स प्रेजेंट नहीं हुआ, तो जो पर्सन लेकर जाने वाले था, जो पर्सन लेकर जाने वाला था कि भाई मेरा बाइक है, मेरे बाइक पे चलेंगे, अगर वो ही नहीं जा रहा, तो जिसके पास बाइक ही नहीं है वो बेचारा कैसे जा पाएगा? बात समझ गए? अगर एक्स ही नहीं है तो भाई ए कैसे जा पाएगा? बात समझ में आ गई? चलो मेरा ही एग्जांपल एक बच्चे ने दे दिया, चलो कृष्णा भाई साहब ने दे दिया, चलो वो भी बता देते हैं। अब मान लो मेरा क्लास है जी, ठीक है, मेरा क्लास है, गौरव का क्लास है जी, क्लास होगा, ठीक है। अब मैं रास्ते में फंस गया, जैसे सर का एक दिन एक्सीडेंट हो गया था, तो सर पहुंच नहीं पाए, तो अगर सर नहीं पहुंच पाए तो क्लास नहीं हो पाया, सर पहुंच जाते तो क्लास जरूर होता। ठीक है, अब क्लास हुआ है तो मतलब वो क्लास शायद मेरा हो, चाहे हनी सर ने लिया हो, चाहे शहजाद सर ने लिया हो, तो वैसे वाला सिनेरियो चल पड़ेगा। तो अल्टीमेटली आपको अपने माइंड में फिट करना है कि कौन डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर। अगर आपको वो डिपेंडेंसी नजर में आ गया तो आपका कहानी सॉर्टेड है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गई कहानी? इसके अगले पार्ट पे मूव कर सकते हैं।
बेटा आप अपने हिसाब से जितनी मर्जी एग्जांपल जो है वो सेट कर सकते हो, जितनी मर्जी, मतलब जिस एग्जांपल से आपको कंफर्टेबल लगे, आपको अंडरस्टैंडिंग हो रहा हो, आप उस एग्जांपल के साथ में अपना कहानी जो है वो चला सकते हो आगे। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हो गए, क्लैरिटी मिल गया। ठीक है, देन मूव करते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पॉइंट 7, जो कि इंटरलिंक्ड है पॉइंट 6 के साथ ही। पॉइंट 3 ही 2 और 4 है ना तेजस, दोनों का वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, बाकी पॉइंट एक्चुअल में सेम ही है। ठीक है बेटा, एक्स शुरू से ही इंडिपेंडेंट है, एक्स तो किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं है। एक्स जिसके पास बाइक है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है वो आएगा अपना बाइक उठाएगा और चल पड़ेगा, खत्म। पापा ने पैसा दिया है, पापा ने पेट्रोल डलवाया है, वो बाइक उठाएगा और निकल पड़ेगा। जो साथ में जा रहा है वो डिपेंडेंट है कि भाई वो पर्सन आएगा तो मुझे लेकर जाएगा। ठीक है, पॉइंट 7 पे आते हैं, चलो पॉइंट 7 नहीं आया, वो पॉइंट 8 होगा वो। आइदर ए और बी इज सिलेक्टेड, आइदर ए और बी इज सिलेक्टेड, आइदर ए और बी इज सिलेक्टेड। क्या इस पॉइंट का मतलब पहले से पता था? क्या इस पॉइंट का मतलब भाई आइदर ए और बी का मतलब होता है या तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो, या दोनों में से कोई दो कर लो, या एक सिलेक्ट कर लो या दो कर लो। दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना होना इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट ना करना पॉसिबिलिटी नहीं है। या तो ए सिलेक्ट होगा, बी सिलेक्ट नहीं होगा, बी सिलेक्ट होगा, ए सिलेक्ट नहीं होगा, या ए और बी दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। याद रहेगा, आइदर और का मतलब सिंपल सा है, या तो एक सिलेक्ट कर लो या दोनों के दोनों सिलेक्ट कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, बात समझ में आ गया? और होगा तब भी दर्श, तब भी एक या दोनों, दोनों के दोनों एक साथ, या दोनों में से कोई एक। ठीक है, बेटा अगर आइदर और अगर ओनली और या आइदर का ही पॉइंट आ रहा है तो मुझे इसका सिंपल सा मतलब है सिलेक्शंस की टर्म में कि या तो कोई एक सिलेक्ट कर लो या दोनों के दोनों एक साथ सिलेक्ट कर लो। याद रखना, सिलेक्शंस की टर्म में, सिलेक्शंस की टर्मिनोलॉजी में अगर आइदर और का रोल आ रहा है, या तो एक आएगा या दोनों के दोनों एक साथ आएंगे। याद रखना, दोनों के दोनों एक साथ आना पॉसिबिलिटी है अगर सिलेक्शंस का क्वेश्चन है तो। अगर सिलेक्शन का क्वेश्चन है तो दोनों के दोनों लोग एक साथ सिलेक्ट करना मेरे पास पॉसिबिलिटी है। या बेटा 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करो, वो मेरा सिस्टम बंद हो गया है, ओपन हो रहा है, 1 मिनट वेट करो। विजिबल हो गया? ठीक है, ठीक है जी। अब हम बात कर रहे थे आइदर और के रिलेटेड। आइदर और का सिनेरियो आपको हर बारी के लिए याद रखना है, जब जब सिलेक्शंस के क्वेश्चंस का बात होगा तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट या तो दोनों में से कोई एक ले लो, या तो ए सिलेक्ट कर लो या बी सिलेक्ट कर लो, या दोनों के दोनों एक साथ कर लो। याद रखना, सिलेक्शंस की टर्मिनोलॉजी में ए और बी दोनों को एक साथ सिलेक्ट करना इज पॉसिबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्लियर हो गया पॉइंट? अगले पॉइंट पे बढ़ सकते हैं, याद रहेगा। ठीक है, सिलेक्शंस की टर्मिनोलॉजी में आइदर और में दोनों एक साथ सिलेक्ट करना पॉसिबल होगा, हर बारी पॉसिबल होगा। ठीक है, बेटा आइदर और 3 में नहीं होगा, 2 ही लोगों में होगा। ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन में तो सारे ही लोग सिलेक्ट होने हैं, ये सिलेक्शंस का पॉइंट है। ठीक है, चलो जी आगे मूव करते हैं। देन अपने पास पॉइंट आ रहा है ए कैन बी इन द टीम ओनली इफ बी इज सिलेक्टेड। पढ़ लो, एक 2 पॉइंट बचे हैं बस, 2 पॉइंट बचे हैं, पढ़ो इसको।
2 पॉइंट बचे हैं, ध्यान से पढ़ो क्या कहना चाह रहा है। ये ऑपोजिट वर्क करता है। अगर मेरे पास में पॉइंट होता, इफ बी इज इन द टीम, ए विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, अगर मेरे पास में ये पॉइंट दे रखा होता, ध्यान से समझेंगे। पॉइंट कह रहा है बी इज इन द टीम, ए विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, चल पढ़ भाई, तुमको क्या हो गया। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब क्या है कि यार जो मैंने पहले सीखा कि अगर बी की बात हो रही है, बी बोलेगा ए साथ में मुझे चाहिए ही होगा। अगर बी आएगा तो उसको साथ में ए चाहिए ही होगा। बी इज इन द टीम, ए विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, ये वो कहना हमसे चाह रहा है। हमने सीखा था कि अगर बी आएगा तो ए जरूर आएगा, अगर ए नहीं आया तो बी नहीं आएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है ए कैन बी इन द टीम ओनली इफ बी इज सिलेक्टेड। ए टीम का पार्ट सिर्फ तब ही हो सकता है, ओनली इफ में और इफ में डिफरेंस है। इफ नॉर्मल इफ है कि यार अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा। ओनली इफ का मतलब ऐसा है कि अगर ऐसा होगा तो ही वैसा हो सकता है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। एक बहुत बहुत माइन्यूट लाइन है कि अगर ऐसा होगा तो दूसरा चीज होना होगा, अगर ऐसा होगा तो दूसरा चीज होना होगा। अगर इफ वाला पॉइंट आता है, इफ का मतलब है अगर ऐसा होगा तो यार दूसरा चीज होना होगा। ओनली इफ का मतलब ये है कि यार अगर ऐसा होगा तो ही दूसरा चीज हो सकता है। तो दूसरे चीज के ऊपर डिपेंडेंसी आ जाता है। ठीक है, इसमें पहले चीज के ऊपर डिपेंडेंसी है, इसमें डिपेंडेंसी जो है वो दूसरे पर्सन के ऊपर चला जाता है। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिलेटेड देखने का बात करूं, कह रहा है ए टीम में सिर्फ तब ही सिलेक्ट हो सकता है अगर बी सिलेक्ट हुआ होगा। ए टीम में सिर्फ तब ही सिलेक्ट हो सकता है अगर टीम में बी सिलेक्ट हुआ होगा। तो यहां पर क्या बनेगा, ए टेंड्स टू बी। ऑपोजिट बना, क्यों कि मेरे पास में अगर ए आएगा तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट बी भी आया ही होगा। ए जो है बिना बाइक वाला पर्सन स्कूल तब ही जा सकता है अगर बाइक वाला पर्सन स्कूल जा रहा है। तो ध्यान से समझो, बिना बाइक वाला पर्सन तब ही जा सकता है अगर बाइक वाला पर्सन जा रहा है। तो अगर बिना बाइक वाला पर्सन जा गया तो मतलब जो बाइक वाला पर्सन है वो डेफिनेटली गया ही होगा। पॉइंट 8 एंड पॉइंट 6 एक दूसरे के ऑपोजिट में है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है, आप किसी एक चीज को सीख लो। आप इफ को सीख लो। आपको क्या करना है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, आपको क्या करना है, आप इफ को सीखो। जहां पर इफ एप्लीकेबल है उस पर्सन के लिए इफ ए रखा। चलो लिख देते हैं, स्टेटमेंट पूरा ही लिख देते हैं। अगर मेरे पास में इफ है, इफ ए देन बी, अगर ऐसा पॉइंट है तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई ए आएगा तो बी जरूर आएगा, और अगर बी नहीं आया तो ए नहीं आया। ये मैंने एक सीख लिया। अब ओनली इफ के लिए क्या करना है, ओनली इफ के लिए मुझे ऑपोजिट कर देना है, ओनली इफ ए देन बी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर बी आएगा तो ए डेफिनेटली आना होगा, और इसका निगेशन अगर ए नहीं आया तो बी नहीं आएगा। दोनों में से एक चीज अडेप्ट कर लो। इफ का बेटर है अडेप्ट करने के लिए। एक बार आपने इफ का अडेप्ट कर लिया, ओनली इफ का ऑपोजिट कर दो। कहानी समझ में आ गया। सिर्फ एक को सीखो, दोनों को एक साथ एडजस्ट करने का ट्राई ना करो, नहीं कर पाओगे। एक को सीखो, दूसरे को ऑपोजिट कर दो। नेक्स्ट क्लास तक आते आते ओनली इफ को सेपरेटली भी आप समझ पाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगर मैं पिछले 6 पॉइंट के साथ इसको लिंक करने का ट्राई करूं, तो इस पॉइंट का अगर मैं लैंग्वेज बदलने का ट्राई करूं तो वो लैंग्वेज क्या होगा, ओनली इफ ए इज सिलेक्टेड, ओनली इफ ए इज सिलेक्टेड एक्स कैन बी सिलेक्टेड। बात समझ में आ गया। ये पॉइंट का फॉर्मेशन कैसे होगा, ओनली इफ के साथ में और इफ के साथ में। ठीक है, आपको क्या करना है, इफ वाला जो सिनेरियो है वो पकड़ो और ओनली इफ को उसका ऑपोजिट कर दो, बस। इफ वाला सिनेरियो पकड़ो, ओनली इफ को उसके ऑपोजिट कर दो। अगर मैं थ्योरेटिकल टर्म में बात करूं, कह रहा है ओनली इफ ए इज सिलेक्टेड एक्स कैन बी सिलेक्टेड। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं एक्स को सिलेक्ट कर रहा हूं तो ए अगर सिलेक्ट होगा तो ही एक्स को सिलेक्ट किया जा सकता है। गिवन है ओनली इफ ए इज सिलेक्टेड, ए को सिर्फ सिलेक्ट करने पे ही पॉसिबल है कि एक्स को सिलेक्ट किया जा सके। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स के सिलेक्ट होने से ए डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएगा। अभी एकदम से आपके दिमाग में नहीं घुसेगा तो घुसाने का ट्राई ना करो। आप सिंपल इफ को समझो, जब ओनली इफ आया
तो उसको ऑपोजिट कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब इसका डिटेल में जाएंगे और ऑटोमेटिकली ओनली इफ पे डायरेक्टली आप अटैक कर पाओगे। अभी के लिए इफ को समझ लो कि भाई अगर इफ आया, अगर ए आया तो एक्स का आना कंफर्म है, और अगर एक्स नहीं आया तो ए नहीं आएगा। और अगर यहीं पे इफ की जगह पर ओनली इफ दे देगा तो आपको ए को एक्स के साथ रिप्लेस कर देना है, एक्स को ए के साथ रिप्लेस कर देना है। दैट विल बिकम, एक्स आएगा तो ए जरूर आएगा, और अगर ए नहीं आया तो एक्स भी नहीं आएगा। बस इसका ऑपोजिट कर दो, उतना मोर देन सफिशिएंट है, आपका काम चल जाएगा अभी के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया जी। ठीक है, अब इसके बाद में एक और पॉइंट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। ठीक है, देन ए और मैं गुलाटी साहब इसको करो ही ना भाई, आप इफ को कर दो और उसको ऑपोजिट कर दो, बस उतना। आप इफ को कर दो और उसके बाद में ओनली इफ को ऑपोजिट में कर दो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आया, क्वेश्चंस होंगे तो ऑटोमेटिकली और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, बार बार जब जब क्वेश्चंस आएंगे हर बार बात करेंगे। देन अपने पास पॉइंट आता है जी, जेड विल बी इन द टीम इफ एंड ओनली इफ सी इज सिलेक्टेड। लास्ट पॉइंट है ये, जेड विल बी इन द टीम इफ एंड ओनली इफ सी इज सिलेक्टेड। पहला पॉइंट हमने सीखा इफ, देन उसके बाद हमने सीखा ओनली इफ, थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास इफ एंड ओनली इफ। पढ़ो इसका क्या मतलब है, पढ़ो इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है, पढ़ लो। इसका मतलब ये है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है कि भाई अगर एक्स जेड आएगा तो सी जरूर आएगा, अगर जेड आएगा तो सी जरूर आएगा, और अगर जेड नहीं आया तो सी नहीं आएगा। अगर जेड नहीं आया तो सी नहीं आएगा, अगर जेड आएगा तो सी जरूर आएगा, अगर सी आएगा तो जेड जरूर आएगा। इस तरह से वो चल रहा है, सच्चा प्यार है जी, सच्चा प्यार है। अगर इससे शादी नहीं होगी तो किसी से नहीं करूंगा, पूरी उम्र कुंवारा मरूंगा, वो वाला टाइप का प्यार है कि भाई चाहिए तो यही चाहिए, नहीं तो नहीं, खत्म। ठीक है, ठीक है जी, तुम ही हो, तुम ही हो, वही वाला प्यार है ये, मेरी जिंदगी तुम ही हो, वो वाला टाइप का प्यार है ये। ठीक है, रब ने बना दी जोड़ी। ठीक है, टूरू लब, टूरू लोब, ये मिलता है ना तो ये वो वाला प्यार है। ठीक है, चलो जी, अब आगे मूव करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अभी तक का जो समरी है, सिर्फ 3 पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले था इफ सीखा, इफ सीख लिया, डाइजेस्ट हो गया, खत्म हो गया। ओनली इफ में कुछ भी नहीं करना है, पहले इफ अप्लाई कर दो, फिर ओनली इफ के लिए उसका ऑपोजिट कर दो। ठीक है, इंटरचेंज कर दो लेफ्ट और राइट वाले पर्सन को। इफ एंड ओनली इफ में क्या करना है, हमारे पास में या तो दोनों एक साथ होंगे कंबाइंड, या फिर दोनों में से कोई भी नहीं होगा, बस इतना सा पॉइंट है। देन कोई और पॉइंट नहीं है, पहला क्वेश्चन अपने सामने आ चुका है। एक क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा सा पता चलेगा कि एक्चुअल में एक्चुअल है क्या यार, क्या ये बहुत डिफिकल्ट है या नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं, 5 मिनट का टाइम दे दे रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। बेसिक इंग्लिश है पलक, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, बट बेचारों की बेसिक इंग्लिश ही उजड़ी पड़ी है, क्या करे। है ना, कैट के सपने सजाए हैं लेकिन बेसिक इंग्लिश में ठन ठन गोपाल है बेचारे, क्या करेंगे ना। सी कमल बेटा, इफ एंड ओनली इफ में नहीं होता स्वाभिमान। अब इसमें आपका आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे घर वालों ने नाम स्वाभिमान क्यों रखा है। अब इफ एंड ओनली इफ वैसे ही वर्क करता है तो वो वैसे ही वर्क करता है। नेक्स्ट क्लास में मैं इफ एंड ओनली इफ को ब्रेक करके बता दूंगा, अभी नहीं बताना चाहता, अननेसेसरी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सॉल्विंग करो इसको।
सॉल्विंग कर पाए, सॉल्विंग कर पाए थे इसका? पीछे वाले स्टेटमेंट्स क्या बोल दिए? क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं किया। ठीक है, जो किसी ऑप्शंस में। ठीक है जी अवनीत जी, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो नोटेशन समझो। नोटेशंस बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी आपके सॉल्विंग के ऊपर, कि आप कैसे सॉल्व करते हो और कितना एफिशिएंसी के साथ आप सॉल्विंग कर पा रहे हो। सबसे पहले कह रहा है टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट 5 बॉयज ए बी सी डी ई, 4 गर्ल्स पी क्यू आर एस। तो 5 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, 9 पर्सन में से मुझे 5 पर्सन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन का क्वेश्चन बन गया। सम क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन आर, कुछ पॉइंट्स हैं। कह रहा है ए एंड एस हैव टू बी टुगेदर। तो ए और एस एक साथ आने हैं, तो आइदर मैं उसको लिख दूं ए इज इक्वल टू एस, या मैं लिख दूं ए प्लस एस, या मैं लिख दूं ए एस। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको बस मतलब समझ में आना चाहिए उसका मतलब क्या है, आप वैसा लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया जी ए विल बी इक्वल टू एस। अगर ए आएगा तो एस जरूर आएगा, अगर एस आएगा तो ए जरूर आएगा, दोनों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है। कह रहा पी कैन नॉट बी पुट विद आर। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर पी आएगा तो आर नहीं आएगा, अगर आर आएगा तो पी नहीं आएगा, मे भी दोनों में से कोई भी ना आए। तो इसका ये नोटेशन में यूज कर सकता था। देन अगला पॉइंट कह रहा है डी एंड क्यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड टुगेदर। तो डी आएगा तो क्यू नहीं आएगा, मे बी दोनों में से कोई भी ना आए, वो भी पॉसिबिलिटी है, बट दोनों एक साथ नहीं आएंगे। सी एंड ई हैव टू बी टुगेदर। तो सी विल बी इक्वल टू ई आ गया। आर कैन नॉट बी पुट विद बी होगा, आर कैन नॉट बी पुट विद बी होगा। सॉर्टेड है जी, सारे पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए। कह रहा अनलेस अदरवाइज स्टेटेड these criteria are applicable to all the questions below। तो सारे क्वेश्चंस पे ये चीजें एप्लीकेबल होनी है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, 2 मुझे बॉयज चाहिए, 5 का टीम बनाना है, मतलब 3 फीमेल्स होंगी। द टीम विल कंसिस्ट ऑफ, अब टीम क्या क्या कह रही है, पहला ऑप्शन देखूं मैं। कह रहा है ए बी एस पी क्यू। पॉइंट्स क्या है, ए के साथ में एस आना चाहिए, सेटिस्फाई हो रहा है, ए के साथ में एस है। पी के साथ आर नहीं आएगा, पी है बट आर नहीं है, सेटिस्फाइड। डी नॉट इक्वल टू क्यू, क्यू है बट डी नहीं है, सेटिस्फाइड। सी विल बी इक्वल टू ई, सी होगा तो ई भी होगा, सी भी नहीं है ई भी नहीं है, सेटिस्फाइड। आर नॉट इक्वल टू बी, बी है एंड आर नहीं है। क्या फर्स्ट ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है? क्या ए ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो इट मींस इट विल बी माय आंसर। अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं, अगर मैं बाकी ऑप्शंस की बात करूं, उनमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पहला पॉइंट ए एंड एस शुड बी टुगेदर, सॉर्टेड। पी नॉट इक्वल टू आर, सॉर्टेड। डी नॉट इक्वल टू क्यू, डी है क्यू भी है, मुझे गिवन था डी नॉट इक्वल टू क्यू होगा, यहाँ पर डी भी आ गया क्यू भी आ गया, मतलब प्रॉब्लम आ गया, मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है जी बी डी एस आर क्यू, मुझे था ए के साथ में एस आना चाहिए, एस इज देयर बट साथ में ए नहीं है, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ए साथ में चाहिए था मुझे, ए नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट विल बी एलिमिनेटेड हियर इटसेल्फ, खत्म हो जाएगी इसकी कहानी। अगला पॉइंट कह रहा है सी ई एस पी क्यू, अगेन ए विल बी इक्वल टू एस, एस है बट ए नहीं है, तो दैट इज व्हाई इट विल बी एलिमिनेटेड। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया जी। अब आप में इस बेटा ऑप्शन एलिमिनेशन ही वर्क करेगा ऐसे क्वेश्चन में, मुझे एग्जैक्ट अरेंजमेंट बनाना ही नहीं है ना। और एग्जैक्ट अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आएंगे वो अलग टाइप के होंगे, यहां पर तो मैं डायरेक्टली सॉल्विंग कर सकता हूँ। ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी पॉइंट पे फोकस किया होगा, देखो बेटा हमारे पास में ए इक्वल टू एस गिवन था, यहाँ पर एस है बट ए नहीं है, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा ना। ठीक है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, अब सी को मैं यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे लिखूं, ई को यहाँ पे लिखूं, बात तो सेम ही है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब आपको एक चीज और दिमाग में रखना होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने उसको यूज भी किया होगा, कि आपने इस बेसिस पे एलिमिनेशन करने का ट्राई किया होगा कि क्या सारी ऑप्शंस में 2 मेल और 3 फीमेल्स हैं। शायद आपने वो भी चेक किया हो। कैसे? आपने देखा कि यार 2 ए बी सी डी ई में से 2 ही होने चाहिए, ए बी है, ए डी है, बी डी है और सी ई है। ठीक है, तो 2 मेल चाहिए थे, 2 मेल्स हैं, बाकी की 3 ऑटोमेटिकली फीमेल्स हो जाएंगी। बट उससे एलिमिनेशन नहीं हुआ, कई बार उससे भी एलिमिनेशन होगा, तो वहां से मैं ऑप्शंस को हटा पाऊंगा, और जो मेरा एक्चुअल रिक्वायर्ड होगा ऑप्शन, उसको मैं आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है। सेकंड पॉइंट कह रहा है इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर्स, तो आर तो मुझे चाहिए ही चाहिए। अगर आर होगा, अगर आर होगा तो देयर इज अ कंडीशन, आर के साथ में पी शुड नॉट बी देयर। ये कंडीशन है, आर के साथ में पी शुड नॉट बी देयर। तो पी यहां पर है, एलिमिनेट हो गया, खत्म, डायरेक्टली खत्म हो गया। आर के साथ बी शुड नॉट बी देयर, तो बी की अगर मैं बात करूं, बी किसी भी ऑप्शन का पार्ट नहीं है। ठीक है। अब मुझे बाकी ऑप्शन देखना होगा। सबसे पहले कह रहा है ए इक्वल टू एस, यहाँ पर एस है बट ए नहीं है, प्रॉब्लम हो गया, एलिमिनेटेड। यहाँ पर ए है, एस है, यहाँ पर ए है, एस है। ठीक है। देन डी नॉट इक्वल टू क्यू था, यहाँ पर डी है साथ में क्यू भी है, एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन ही बचा जो कि मेरा आंसर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बात क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है? कोई टेंशन तो नहीं है? बहुत नॉर्मल है।
पी एंड बी एक साथ आ सकते हैं, आ जाए यार, हमें क्या टेंशन है। हमें तो इसका टेंशन है ना कि भाई आर बी वन ऑफ द मेंबर, आर तो सिलेक्ट हुआ ही हुआ। अगर आर सिलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिकली, तो उसी के हिसाब से वर्किंग करोगे ना। ठीक है, क्वेश्चन वन में हैव टू बॉयज का मतलब मिनिमम, बेटा मिनिमम नहीं है जैन साहब, मिनिमम नहीं है, दो ही चाहिए हमें पहले क्वेश्चन में, टू ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, तो दो मेंबर बॉय होंगे, बाकी तीन फीमेल्स होंगी। ठीक है, दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन टू को। दिव्यांशु पारिक बेटा आप रोते रहो, आपका काम बन गया ये रोना, तो आप ये रोने की हैबिट जो है वो डाले रखो। ठीक है, देन अपने पास में कह रहा है इफ आर बी वन ऑफ द मेंबर्स, आर अगर एक मेंबर है तो आर के साथ में पी नहीं आ सकता, आर के साथ में बी नहीं आ सकता। तो पी जिस ऑप्शन में है वो एलिमिनेट हो गया, बी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमें फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब अदर मेंबर्स ऑफ द टीम पूछा है, तो हमें देखना होगा बाकी ऑप्शंस के सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। पहला है ए इक्वल टू एस, तो हमें दिख रहा है ए इक्वल टू एस है, ए इक्वल टू एस है, यहाँ पर ए और एस एक साथ नहीं है, तो एलिमिनेट हो गया। देन है डी नॉट इक्वल टू क्यू, मुझे दिख रहा है डी यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, बट डी एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर, दैट इज वाई वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो बचेगा अपने पास ओनली एंड ओनली डी ऑप्शन, तो अपना काम जो है वहां पे चल गया। आई होप सो क्लियर हो गई बात। ठीक है, बात क्लियर हो गई। पारिक साहब सुनने की आदत डाल लो, ठीक है, सुनने की आदत डाल लिया करो थोड़ी सी, और रोना बंद कर दो कि मेरा डाउट नहीं देखा। मैं पहले ही आंसर कर चुका हूँ, आपने पूछा कि भैया क्या ऑप्शंस एलिमिनेट करने होंगे, तो मैंने बोल चुका हूँ ऑलरेडी हाँ कि इन क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे। जहां पर ऑप्शन एलिमिनेशन का प्रोसेस नहीं आएगा उसके लिए अलग वर्किंग होगा, जब टाइम आएगा उसके बारे में बात होगा। ठीक है, अभी मैंने रिप्लाई दे दिया है, बहुत रो रहे थे इस वजह से, अगली बार मैं नहीं दूंगा। ठीक है, तो ये हरकतें बंद कर दो, ये मुझे पसंद नहीं है एकदम भी। ठीक, एक और महाशय आए हैं, वैष्णवी जी धन्यवाद ये बात पूछने के लिए कि मेरे कमेंट्स विजिबल है, आपके विजिबल नहीं है, आपके ट्रांसपेरेंट है कमेंट्स, एकदम से आर पार हो जा रही स्क्रीन से, तो मुझे नजर ही नहीं आ रहे। ठीक है, मुझे नहीं नजर में आ रहे, एकदम से आर पार हो जा रहा है स्क्रीन, जब भी आपका कमेंट आता है दिख ही नहीं रहा है, एकदम ही चला जा रहा है। क्वेश्चन वन एंड टू हो चुका है। क्वेश्चन थ्री की अगर बात करें जी, क्वेश्चन थ्री में क्या आंसर आ रहा है बेटा, अगर वन और टू में भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ रहा है ना, तो सीरियसली आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अगर वन एंड टू क्वेश्चन में डाउट आ रहा है ना, इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बाद में भी, तो बेटा कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, मुझे वो वाला डायलॉग याद आ रहा है फिर, मेरा डाउट नहीं देख रहे, इसमें है ही क्या डाउट वाला, एकदम बच्चों वाली चीज है, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे भी तड़ातड़ आंसर देंगे इन क्वेश्चंस का। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जी इफ टू ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स, इफ टू ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स, ठीक है, अगर टू मेंबर्स जो है वो गर्ल्स हैं, डी इज वन ऑफ द मेंबर्स, बेटा पी नॉट इक्वल टू आर था, ठीक है, पी नॉट इक्वल टू आर था, ठीक है। इफ टू ऑफ द मेंबर्स आर गर्ल्स एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर्स, अगर दो मेंबर गर्ल्स हैं, दो गर्ल्स हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ, तीन अपने पास में बॉयज हो जा रहे हैं, एंड डी इज वन ऑफ द मेंबर्स, तो डी के साथ क्या रिलेशन है कि डी नॉट इक्वल टू क्यू होगा, मतलब क्यू जहां पर है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्यू यहां पर भी है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गई कहानी। बाकी पॉइंट्स मुझे चेक करने होंगे। अब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन बचा है, कह रहा पी एस ए बी, यहां पर मुझे पता था ए एंड एस शुड बी टुगेदर, अब यहां पर एस है बट ए इज नॉट देयर, प्रॉब्लम है, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा ओनली सी ऑप्शन एंड दैट विल बी माय आंसर। बात समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये कैट में नहीं आएंगे, इनका दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है कैट के साथ में, बट जो एडवांस लेवल पे सॉल्विंग होने वाला है उससे पहले ये जरूरी है। फॉर जरूरत नहीं है उत्कर्ष, अननेसेसरी टाइम टेकिंग हो जाएगा, जब लेवल बढ़ेगा वो चीज जरूर अप्लाई करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी डायरेक्टली ऑप्शंस एलिमिनेट हो रही हैं तो उसको फॉलो करो, आराम से काम चल जाएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कुणाल, मे भी दोनों में से कोई भी ना आए, अब जैसे सी एंड ई शुड बी टुगेदर है, तो मे भी दोनों में से कोई भी ना आए, मे भी दोनों एक साथ आ जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, लास्ट वाला एक बार और से, ठीक है जी, लास्ट वाला एक बार और देख लेते हैं। लास्ट में बोल रहा है कि भाई हमें दो गर्ल्स चाहिए, अगर टू गर्ल्स लिख रखा है ऑलरेडी, मतलब तीन बॉयज चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे 5 मेंबर का टीम बनाना था, टीम ऑफ 5 इज टू बी सिलेक्टेड। ठीक, देन कह रहा है डी इज वन ऑफ द मेंबर्स, डी एक मेंबर है, अगर डी एक मेंबर है तो डी बोलेगा मुझे साथ में क्यू नहीं चाहिए, डी एंड क्यू कैन नॉट बी टुगेदर, वो बोलेगा भाई क्यू बहुत खिटपिट करता है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं आ रहा हूं, तो मतलब क्यू नहीं आएगा, तो हमने देखा क्यू ऑप्शन में यहां पर है, हमने एलिमिनेट कर दिया ये ऑप्शन, हमने देखा क्यू यहाँ पर है, हमने क्यू एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पर ए एंड बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा अपने पास सी एंड डी ऑप्शन। पहला पॉइंट था कि ए एंड एस शुड बी टुगेदर, यहाँ पर एस है और यहाँ पर जो है वो ए एस एक साथ है, यहाँ पर ओनली एस है, मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ए साथ में नहीं है, ए होना चाहिए था वो है नहीं,
एलिमिनेट हो जाएगा, बचा ओनली सी ऑप्शन एंड दैट विल बिकम माई आंसर। बात समझ में आ गया? थर्ड क्वेश्चन में सी इक्वल टू ई है। बेटा सी इक्वल टू ई होता रहे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, होता रहे, ठीक है। बेटा तीन बॉयज हो ही रहे हैं, तीन बॉयज हो रहे हैं, एक डी है एक बॉय, डी एक बॉय है, और ए भी दो बॉयज हैं, ए भी दो बॉयज हैं, देन दो फीमेल्स हैं, पी और एस, ठीक है। पी बी बी टुगेदर। बेटा पी नॉट इक्वल टू आर है, आर नॉट इक्वल टू बी है, तो पी एंड बी तो एक साथ आ ही सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? गारंटी बेटा दो मेंबर से गारंटी नहीं है कोई स्वाभिमान। अगर गिवन है टू ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, तो मतलब टू ऑफ द मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, एटलीस्ट टू मेंबर्स हैव टू बी बॉयज नहीं है। टू मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, टू मेंबर्स हैव टू बी बॉयज, खत्म। भाई ने बोल दिया करने का तो करने का, सिंपल पॉइंट है, उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं करो, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड मी थ्री गर्ल्स ऑल्सो। साईं पवन बेटा ये पॉइंट को थोड़ा पढ़ लो ढंग से। ये क्या लिखा है, इफ टू ऑफ द मेंबर आर गर्ल्स, अगर लिख रखा है उसने, एग्जामिनर ने बोल दिया, एग्जामिनर बड़ा भाई है, भाई ने बोला करने का तो भाई करने का, सिंपल पॉइंट है, सर्किट की जुबानी, बोला है तो भाई बोला है, अब इसमें क्या ही कोई डाउट आ रहा है? थोड़ा यार खुद को, अपनी अंतरात्मा को थोड़ा कोसो, हाँ, कोसो उसको कि यार क्यों ऐसे गंदे डाउट पूछ लेती है, अपने हाथों को अपनी उंगलियों को रोको कि भाई क्यों ऐसा टाइप कर देती है, हाँ, उसको बोलो, समझाओ ना थोड़ा। बुलाती है मगर जाने का नहीं कीबोर्ड की तरफ, कीबोर्ड बुलाती है बट जाने का नहीं, समझाओ उनको थोड़ा। अंतरात्मा भी मुझे लगता है इनकी रोती होगी रात रात भर कि यार किन के अंदर चली गई हूं मैं, है ना। वो भी कहती होगी भाई कौन सा ये बॉडी नसीब हुई है मुझे, ये कैसे कैसे डाउट पूछती है, ये बॉडी मुझे बदनाम कर रही है। देखो क्वेश्चन टू को, पता नहीं कहाँ कहाँ से डाउट नए से नया खोज के लाते हैं। मैं ही कई बार एकदम हैरान हो जाता हूँ कि यार ये भी डाउट बन सकता है। 5 मिनट्स का टाइम है, करो, सॉल्विंग करो। देख लो मेरा टाइमर भी समझ गया है कि यार इनको 5 5 घंटे तो लगेंगे, इनका 5 मिनट में काम चल नहीं पाएगा। वो भी समझ गया भाई, समझ रहे हो।
सॉल्विंग स्टार्ट किया जाए। मैंने ये जो टेबल बनाया इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा आपको, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा होगा समझने में कि यार कौन मेल है कौन फीमेल है, कौन एडवोकेट है कौन डॉक्टर कौन टीचर। अगर मैं इस तरह का टेबल बना लूं, मे बी वो इस क्वेश्चन के लिए वर्क करे या बहुत ज्यादा हेल्प उसका पड़े, या मे बी उतना ज्यादा वो टेबल काम ना आए, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये चीजें काम आ जाती हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये चीजें काम आ जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो अगर चीजें इस तरह से बाइफर्केशन में चल रही हैं, किसी का किसी के साथ कनेक्शन है किसी का किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप ये टेबल बना सकते हो जिसमें आप रो एंड कॉलम वाइज उनको सेपरेट कर दो एंड ऑटोमेटिकली आपका वर्किंग हो जाए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है जी ए पी यू हैव टू बी टुगेदर, तो हमने बोला ए पी यू विल बी टुगेदर, या ऐसा लिख दो या ऐसा लिख देते हैं ए इक्वल टू पी इक्वल टू यू, या तो आएंगे तो तीनों एक साथ आएंगे, नहीं आएंगे तो तीनों में से कोई भी नहीं आएगा। ठीक है, बी कैन नॉट गो विद डी और आर, आई होप सो याद होगा नॉट प्लस और, नॉट प्लस और नीदर की तरह वर्क करते हैं, तो बी जो होगा वो डी के साथ नहीं आएगा। ठीक है, ऑल्सो बी जो होगा वो आर के साथ में नहीं आएगा। ठीक है, ई एंड क्यू हैव टू बी टुगेदर, ई एंड क्यू विल बी टुगेदर। देन उसके बाद में सी एंड टी हैव टू बी टुगेदर, सी एंड टी हैव टू बी टुगेदर। देन उसके बाद में डी एंड पी कैन नॉट बी टुगेदर, डी नॉट इक्वल टू पी। देन सी कैन नॉट गो विद क्यू, सी कैन नॉट गो विद क्यू। ठीक है, ठीक। अब पहले क्वेश्चन की बात करते हैं जी, आंसर बता दो क्या आ रहा है। कुछ लोग डी बोल रहे हैं कुछ लोग बी बोल रहे हैं, पहले का दो आंसर कैसे आ गए भाई, चलो देख लेते हैं। कह रहा है इफ द टीम कंसिस्ट ऑफ 2 मेल एडवोकेट्स 2 लेडी डॉक्टर्स एंड 1 टीचर। ठीक है, तो अगर 2 मेल एडवोकेट्स चाहिए, अगर 2 मेल एडवोकेट्स चाहिए तो ए भी चाहिए होगा, कंफर्म है। अगर 2 मेल एडवोकेट्स चाहिए तो ए भी चाहिए होगा, फॉर श्योर पता है, ए बी चाहिए होगा फॉर श्योर पता है बेटा। डी नॉट इक्वल टू आर पे आएंगे, अभी रुक जाओ, डी आर पे आएंगे ऋतुष्णा, आएंगे। अगर मैं ए बी की बात करूं, 2 मेल एडवोकेट में ए बी आएगा ही आएगा। ए बी है, ए बी है, ए बी नहीं है, एलिमिनेटेड। सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहीं के यहीं, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहीं के यहीं। 2 लेडी डॉक्टर्स, 2 लेडी डॉक्टर में पी क्यू एस में से कोई दो चाहिए, पी क्यू एस में से कोई दो चाहिए, पी एस पी, ठीक है सेटिस्फाइड है। 1 टीचर, 1 टीचर में ई टी यू में से कोई एक चाहिए, है ठीक है, मतलब ये ओरिजिनल पॉइंट्स के ऊपर कहानी आएगा। कह रहा है ए इक्वल टू पी इक्वल टू यू, क्या सेटिस्फाई हो रहा है दोनों में ए पी यू, क्या ए पी यू दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल दोनों जगह पर ए पी यू दोनों जगह पर प्रेजेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है बी नॉट इक्वल टू डी, क्या सेटिस्फाई हो रहा है दोनों जगह पर, दोनों जगह पर सेटिस्फाई हो रहा है। बेटा हमारे पास में 2 मेल एडवोकेट का बोला है, 2 मेल एडवोकेट्स, तो मेल एडवोकेट्स तो ए बी है ना, आर तो वुमेन है ना, तो ए बी चाहिए होगा ना कंफर्म, बात समझ में आ गया। अब कह रहा है कि बी नॉट इक्वल टू डी, अब यहां पर बी है बट डी नहीं है, यहां पर बी है बट डी नहीं है, सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, बी नॉट इक्वल टू आर, बी है, बी है बट आर दोनों जगह पर नहीं है, सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ई इक्वल टू क्यू, क्या सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पर, ई इक्वल टू क्यू, क्या यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं, क्यू है बट साथ में ई नहीं है, तो मतलब प्रॉब्लम हो गया, मतलब एलिमिनेट हो गया। अब अगर ए एलिमिनेट हो चुका है तो डी विल नॉट बी माई आंसर। ठीक है, तो डी भी एलिमिनेट हो गया, तो बी ही मेरा आंसर बचेगा। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया, सॉर्टेड है। मैं यू और एस दोनों है, बी में यू और एस दोनों है, 2 टीचर्स बट वी नीड ओनली 1। बेटा यू और एस में एस जो है वो वुमेन है, डॉक्टर है वो, यू जो है वो टीचर है, एस टीचर थोड़ी है, एच एस डॉक्टर है, ऐसा ना करो। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी माई आंसर। ए कैसे एलिमिनेट हुआ बेटा, ये सामने हो रहा है ना, ई इक्वल टू क्यू दे रखा है कि भाई ई आएगा तो क्यू आएगा, क्यू आएगा तो ई आएगा, दोनों आपस में कनेक्टेड है। फर्स्ट पॉइंट में क्यू है बट ई नहीं है, क्यू है बट ई नहीं है, तो दैट इज वाई वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, यस तेजस हर बारी, ठीक है ये एलिमिनेट हुआ, अपना आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन से सारे कंडीशन अप्लाई करके देन अदर देन मेकिंग कुछ, बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, क्यों अननेसेसरी लंबा करोगे, ऑटोमेटिकली अगर एलिमिनेशन हो रहा है एक ही ऑप्शन बच रहा है तो वो मेरा आंसर है, डी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, डी क्यों होगा, अगर ये ऑप्शन आंसर ही नहीं है, कह रहा बोथ ए एंड बी आर पॉसिबल, अगर ए पॉसिबल ही नहीं है तो फिर बी बी ही आंसर होगा, डी थोड़ी हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ जी, बी आ रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है इफ द टीम इज टू कंसिस्ट ऑफ 1 एडवोकेट 2 डॉक्टर्स एंड 3 टीचर्स, भाई 3 टीचर चाहिए तो ईटीयू डेफिनेटली होना चाहिए, अगर 3 टीचर हैं तो ईटीयू डेफिनेटली होना चाहिए, ई है टी है यू है, ई है टी है यू है, ई टी यू, ई है यू है बट टी नहीं है, तो पहला ऑप्शन हो गया एलिमिनेट, पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्योंकि वहां पर ई टी यू तीनों एक साथ प्रेजेंट नहीं है, एलिमिनेट हो गया।
1 एडवोकेट एंड 2 डॉक्टर चाहिए होगा, उसको चलो देख लेंगे। बाकी पॉइंट्स क्या है, ए पी यू शुड बी टुगेदर। ए पी यू क्या सेटिस्फाई हो रहा है बी ऑप्शन में, हो रहा है। सी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है क्या एपीयू, सी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं यू है बट एपी साथ में नहीं है, प्रॉब्लम हो गया, एलिमिनेट। लास्ट ऑप्शन में यू है बट एपी साथ में नहीं है, एलिमिनेटेड। तो बचा है ओनली बी ऑप्शन, दैट विल बी माय आंसर। बात समझ में आ गया, सिंपल था, काफी सिंपल था। ठीक है, आगे मूव किया क्वेश्चन में। अदर देन ऑल द अदर क्वेश्चन में क्वेश्चन वाली भी ऐड होगी। बेटा जो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, ठीक, चलिए वो कर सकते हो, जहां से इजी हो जाए वहां से एलिमिनेशन कर दो, बचना एक ही ऑप्शन है, वो आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, ईटीयू साथ में ही आएंगे ना, बोल रखा है 3 टीचर चाहिए, तो 3 टीचर यही तो है ईटीयू, 3 टीचर चाहिए ना, ये बोला है, तो ईटीयू तो है, तो ईटीयू चाहिए होंगे, तीनों में चाहिए होंगे, दैट इज वाई फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बता दो जी, थर्ड क्वेश्चन बता दो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इफ द टीम इज टू कंसिस्ट ऑफ 1 मेल एडवोकेट, वन था यहाँ पर, वन था, ऑन नहीं था, वन था, 1 मेल डॉक्टर, 1 लेडी डॉक्टर एंड 2 टीचर्स, द मेंबर्स ऑफ द टीम आर, टर्म नहीं टीम है। ठीक है, क्या होगा, कह रहा है एपीयू सेटिस्फाइड, एपीयू यू नहीं है साथ में, एलिमिनेटेड। ए है, पी है, यू है बट पी नहीं है, एलिमिनेटेड। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए डायरेक्टली। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या आया था, बी ऑप्शन आया था सेकंड का आंसर। ठीक है, सेकंड का बी ऑप्शन आंसर आया था, सेकंड वन टी है बट नॉट सी, सेकंड वन में बेटा हो गया सेटिस्फाइड, सेकंड ऑप्शन आया था। थर्ड में अपने पास बचा फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। देन उसके बाद बी नॉट इक्वल टू डी गिवन है, ठीक है, बी नॉट इक्वल टू आर गिवन है, ठीक है, ई इक्वल टू क्यू गिवन है, यहाँ पर ई है बट साथ में क्यू नहीं है, ई है बट साथ में क्यू नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा, दैट इज वाई एलिमिनेटेड। बचा एक ही ऑप्शन, दैट विल बिकम माई आंसर। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया जी। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं, आपको सॉल्विंग करके आना है नेक्स्ट प्रोसेस से पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले। जिनको प्रॉब्लम आ रहा है मैं 3-4 क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, आप उन पजल्स को बनाकर आओगे नेक्स्ट क्लास से पहले, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो जा चुकी होंगी। ठीक है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो जा चुकी होंगी। सिलेक्शंस में बहुत फाइन क्वालिटी के वेरिएंट्स बनते हैं, सिलेक्शंस में बहुत फाइन क्वालिटी के वेरिएंट बनते हैं। ये मत सोचना कि यार ये तो हलवा है, ये अभी के लिए हलवा है क्योंकि रिसेंटली इफ ओनली इफ समझा है और उन पॉइंट्स का अभी यूजेज आया नहीं है। जैसे ही यूजेज आएगा गेम बदल जाएगा। तो अपनी क्लास को रिवाइज करना नेक्स्ट क्लास से पहले, और जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उनको अभी के अभी सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दे रहा हूं अभी के अभी सॉल्विंग कराना है भौमिक। मैं नहीं चाहता कि आप अभी के अभी जो है वो सॉल्विंग ना करके सो जाओ, वो नहीं चाहिए अपने को। अपने को 3-4 पजल जो मिलेंगे, मे बी 1 आवर लगे उन पजल्स को करने में, करोगे थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा, तो थोड़ा मैं लेवल बढ़ा पाऊंगा। ठीक है, पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अभी अपलोड हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन होमवर्क में है, दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी आपके पास होमवर्क में है, और आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में है, देन आपके पास में ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है। 6 क्वेश्चन है जो आपके पास, 4 क्वेश्चन है जो आपके पास होमवर्क में है। पजल 6 तक आपको सॉल्विंग करके आना है, और कोई भी इसको डाउट में नहीं डालना भाई, डाउट में अप्रूव नहीं होगा। आपको सॉल्व करना है, आज रात को ही सॉल्व करो, सबसे बेस्ट होगा। इसको छोड़ के मत भाग जाना कि भाई सो जाते हैं, आंसर की नहीं मिलेगा। आंसर की मिल गया फिर तो बचा ही कुछ नहीं, फिर तो बचा ही कुछ नहीं। ये 4 पजल्स हैं, अभी के अभी पीडीएफ डाल रहा हूँ, अभी व्हाट्सएप पे मिल जाएगा पीडीएफ आपको, डैशबोर्ड में थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। अभी व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद ही सोना, मजा आ जाएगा। आप इनको सॉल्व कर लोगे, आपका एक लेवल पे सिलेक्शन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में सी इक्वल टू टी डेवलप नहीं हुआ, ऐसे कैसे नहीं हुआ। सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट कह रहा है सी एंड टी हैव टू बी टुगेदर, और हमारे पास में ये गिवन है ना, सी मे नॉट गो विद टी, ये गिवन है ना इस पॉइंट में, सी इक्वल टू टी। वो कह रहा है अगर सी टी के साथ नहीं भी आएगा देन ऑल्सो इट इज फाइन। कह रहा है अगर सी इक्वल टू टी है, कह रहा है अगर नहीं भी आएगा जायज है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, ठीक, मैं अभी पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, आज का क्लास यहीं तक है। अगर पजल 2 तक कोई डाउट होगा तो वो डाउट पोर्टल पे डाल देना। बेटा मेन नोट का मतलब होता है, हो सकता है कि वो साथ में आ जाए, मे भी ना भी आए, तो जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि सी और टी को साथ में रखना है, कंपल्शन नहीं है। ठीक है, क्लास यहीं पे ओवर है, आगे हम लोग नहीं बढ़ रहे, आपको सॉल्विंग करके आना है चारों के चारों पजल्स का, और अभी सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो जी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज करके आना नेक्स्ट क्लास से पहले, अभी कर लेना भाई, टाइम है, फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिलता, अभी सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो जी, गुड नाइट एवरीवन, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।